छत पर खड़े होकर उसके मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। वो अपने किराएदारों के बारे में सोच रहा था, शहर के लोगों के बारे में, नोएल परिवार के बारे में, हत्यारे के बारे में, अंधेरे के बारे में और सबसे जरूरी बात, खुद अपने बारे में। उसके मन में एक बहुत ही हल्का सा एहसास हो रहा था, कुछ ऐसा जो उसकी सहज बुद्धि से मिली किसी भी चेतावनी से कहीं ज्यादा हल्का था। वो ठीक ठीक पहचान नहीं पा रहा था कि यह क्या है। असल में यह इतना हल्का था कि उसे अभी जाकर एहसास हुआ कि यह एहसास तो काफी समय से उसके भीतर पनप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। वो अपने शरीर से गुजरती ठंडी हवा को महसूस कर सकता था, उसे अपने कानों में किसी करीबी दोस्त की तरह फुसफुसाते हुए सुन सकता था। उसे अपने ऊपर एक वजन महसूस हुआ। यह उसके शरीर का वजन तो था ही, साथ ही जिम्मेदारी का वजन भी था। उसके पास इतनी क्षमता थी कि अगर वह चाहे तो पूरे शहर को पनाह दे सकता था, लेकिन ऐसा करने पर वह खुद को एक बहुत बड़े खतरे के निशाने पर ला खड़ा करता। हो सकता है कि इस अंधेरे के दौरान कोई उसे निशाना न बनाए, या फिर कुछ लालची लोग उसे अपना निशाना बना लें। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसकी चिंता तो उन अमर प्राणियों को लेकर थी, जिनकी जिज्ञासा तब जाग सकती थी जब उन्हें इस टैवन से जुड़े रहस्य कुछ ज्यादा ही अविश्वसनीय या अजीबोगरीब लगने लगते। अपनी प्रभावशाली फॉर्मेशन और अपने पास मौजूद एमपी की बदौलत उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई अमर प्राणी इस सराय में आता भी है तो वो उसका सामना करके बच निकलेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा अमर प्राणी आ जाते या वे उसकी समझ से परे किसी तरीके का इस्तेमाल करते तो वो पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता। इसलिए सबसे बेहतर यही था कि वो उनकी नजरों में आने से खुद को बचाए रखे। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो शहर को उसके अपने हाल पर छोड़ दे, यानी शहर को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़े। यह एक बहुत ही कठिन फैसला था, लेकिन खुशकिस्मती से उसे यह फैसला तुरंत लेने की जरूरत नहीं थी। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि सुरक्षा व्यवस्था में ये गड़बड़ी किस वजह से हुई है, और हो सकता है कि इसे ठीक भी किया जा सके। इसके अलावा इस अनिश्चित समय में उसके सामने इतनी ज्यादा अनजानी और बदलती हुई स्थितियां थी कि उन सभी का हिसाब लगा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उसने यही तय किया कि जैसी भी परिस्थितियां सामने आएंगी वो उनका सामना करेगा। फिलहाल के लिए वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो। लेकिन एक बात बिल्कुल तय थी, उसका सराय से बाहर एक कदम भी रखने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में जो एहसास हो रहा था वो कुछ ऐसा था मानो वो गलती से किसी शिकारी के इलाके में भटक कर चला आया हो। खतरे के संकेत उसके आसपास ही मौजूद थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो खुद उस शिकारी का निशाना है या नहीं। इसके अलावा उसे सिर्फ खतरे का ही एहसास नहीं हो रहा था, उसे कुछ और भी महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो इससे कहीं ज्यादा गहरा था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था लेकिन उसे अपनी ओर खींच रहा था। ये किसी खजाने या कीमती चीज से कहीं बढ़कर था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी आत्मा का ही कोई हिस्सा हो, जिसके खो जाने का उसे अब तक पता भी नहीं था। इसे समझना इतना उलझाने वाला था कि वह ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने का फैसला किया। मन पक्का करके वह तेजी से मुख्य हॉल में लौट आया, जहां खिड़कियों के पास जमा हुए मेहमान घबराने लगे थे। देवियों और सज्जनों, उसकी ऊंची लेकिन शांत आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किसी और बात पर चर्चा करने से पहले मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब तक आप इस सराय की चारदीवारी के भीतर हैं, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। सीढ़ियां उतरते हुए वह एक पल के लिए रुका। उसके हाव भाव में न तो कोई जल्दबाजी थी और न ही कोई घबराहट। वह पूरी तरह शांत और बेफिक्र लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने ही घर में इत्मीनान से टहल रहा हो। और एक तरह से देखा जाए तो वो सचमुच अपने ही घर में था। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि बत्तियां क्यों गुल हो गईं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये दिक्कत जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं एक बार फिर आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि यह सराय पूरी तरह सुरक्षित है और हमारे पास इतना खाने पीने का सामान मौजूद है कि हम काफी लंबे समय तक आप सभी का पेट भर सकते हैं। इस समय ये बेहद जरूरी है कि आप सभी पूरी तरह शांत और संयमित रहें। कुछ खाइए पीजिए, आराम कीजिए, संगीत का आनंद लीजिए या फिर थोड़ी देर सो जाए, आपकी जो मर्जी हो वो कीजिए। लेकिन किसी भी हाल में घबराहट या अफरा तफरी मत मचाइए। इस समय सराय मालिक के रूप में लूक्रस का जो सहज व्यवहार था वह गायब हो गया और सराय मालिक के रूप में उसके गुण स्पष्ट रूप से उभर आए। वो शांत और प्रभावशाली था, सबको आश्वस्त करते हुए साथ ही स्थिति को अपने नियंत्रण में ले रहा था। जब तक वे इस आपातकालीन स्थिति में उसकी सराय के अंदर थे, उन्हें उसके आदेशों का पालन करना ही था। जब कई मेहमान थोड़े शांत हुए और आपस में चर्चा करने लगे कि क्या हुआ होगा, तो कुछ लोग उससे सवाल पूछने के लिए उसके पास आए। उसके व्यवहार के आधार पर कई लोगों ने अनुमान लगाया कि उसे घटना के बारे में कुछ जानकारी होगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास नहीं थी। कम से कम अभी के लिए तो नहीं। अफवाहों के कमरे से उसे घटना के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती थी, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। वो रोलैंड के पास गया, जो अपनी कम उम्र के बावजूद शांत दिख रहा था, या कम से कम उसने ऐसा ही दिखाया। लूक्रस एक नज़र में समझ गया कि बच्चा सिर्फ दिखावा कर रहा था ताकि उसके दोस्त आश्वस्त महसूस करें। तुम लोग पिछली बार वाले निजी कमरे में जाकर बैठो, लूक्रस ने उससे कहा।
मैं कुछ खाना भेज देता हूँ और वो मेरी तरफ से मुफ्त है, इसलिए चिंता मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अंधेरे में कहीं भी यात्रा मत करना। जहां तक मुझे पता है, अंधेरे में कुछ कमजोर राक्षसों को बनने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। रोलैंड हिचकिचाया, लेकिन आखिर में उसने सिर हिला दिया। जो लोग ध्यान नहीं देते थे, उन्हें ये बात साफ नहीं दिखती थी, लेकिन असल में रोलैंड को अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। उसे किसी से भीख लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वह अपनी हर जरूरत के लिए सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहता था। यहाँ तक कि अब भी उसे लूक्रस की मदद लेने में काफी मुश्किल हो रही थी, और अगर उसके दोस्त उसके पीछे खड़े न होते तो उसे और भी ज्यादा मुश्किल होती। बच्चों को वहां से भेजकर उसने अपने सभी कर्मचारियों और कुछ समय के लिए काम करने वालों को रसोई में बुलाया। मुझे पता है कि आप सभी लोग बाहर अपने परिवारों और दोस्तों को लेकर परेशान होंगे, लूक्रस ने उन तीनों जुड़वा बच्चों की तरफ देखते हुए कहा। और जो भी यहाँ से जाना चाहता है, मैं उसे रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको इस टैवर्न से बाहर जाने की सलाह नहीं दूंगा। हो सकता है कि इस समय मेयर साहब कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हों, और शायद जल्द ही हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो यहीं रुकना ही सबसे अच्छा उपाय है। हेना और बाकी के वे सभी बिगड़े हुए बच्चे पूरी तरह से डर के मारे पीले पड़ गए थे, और वे इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। वे बस किसी भी तरह अपने सुरक्षित घरों में वापस जाना चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्हें उस घने अंधेरे में से गुजरने में भी बहुत डर लग रहा था। लूक्रस को उन बच्चों की कोई खास परवाह नहीं थी। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन लूक्रस के मन में अब अपने लोगों के लिए सुरक्षा की एक नई भावना जाग रही थी, जो सिर्फ उसके कर्मचारियों और मेहमानों तक ही सीमित थी। जाहिर है, वो उन बच्चों को बाहर निकालकर उनके हाल पर नहीं छोड़ देता, लेकिन उसे उन पर न तो कोई दया आती और न ही वो उनके साथ कोई नरमी बरतता। जब उन तीनों जुड़वा बच्चों ने, हालांकि वे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, फिर भी सराय में ही रुकने का फैसला कर लिया, तो लूक्रस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हमें नहीं पता कि यह सब कब तक चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि हमें सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मेरे पीछे आओ। वो उन्हें रसोई के एक कोने में ले गया और वहां रखी एक मेज को हटा दिया। मेज हटते ही जमीन में बना एक दरवाजा दिखाई देने लगा। उसने सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया और जमीन के नीचे कुछ और गुप्त कमरे बना दिए, ऐसा दिखाते हुए मानो वे कमरे वहां पहले से ही मौजूद हों। जमीन के नीचे बने उन गुप्त कमरों में से एक हिस्सा, जिसमें रसोई के रास्ते से जाया जा सकता था, उसके कर्मचारियों के रहने के लिए था। उसने एक और गुप्त कमरा बनाया, जिसका दरवाजा सीधे मुख्य हॉल में ही था और जो बार के पीछे छिपा हुआ था। वह कमरा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते और लोगों को वहां शरण लेने की जरूरत पड़ती, तो उसमें कुछ और लोग भी आसानी से रह सकते थे। उसने जमीन का दरवाजा खोला और नीचे की तरफ बनी हल्की रोशनी वाली सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसे एक गलियारा दिखाई दिया, जिसमें 5 छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उसने बिग बेन और बेट्टी को एक कमरा दिया और तीनों बच्चों ने मिलकर दूसरा कमरा ले लिया। रोन और रिक, जो पहले घर के पीछे वाले हिस्से में रहते थे, उन्होंने भी एक एक कमरा ले लिया, ताकि सब कुछ सामान्य लगे। जब सब लोग कमरों से परिचित हो गए, तो वे वापस ग्राउंड फ्लोर आ गए और सबने अपने अपने काम फिर से शुरू कर दिए। बेटी खाना बनाने लगी, क्योंकि जल्द ही दोपहर के खाने का समय होने वाला था और खाना खाने से लोगों का ध्यान कुछ समय के लिए बढ़ जाता। लूक्रस ने बिग बेन को पड़ोस में बनी बेकरी में भेजा, ताकि वह डिनो और उसकी पत्नी को बुला लाए। चूंकि सड़क पर न तो कोई इंसान दिख रहा था और न ही कोई राक्षस, इसलिए बिग बेन को वहां पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगे। बेकरी वाले और उसकी पत्नी ने लूक्रस का न्योता मान लिया और तुरंत उसके घर आ गए। पड़ोसी होने के नाते उन्हें उस टैवर्न की खासियत के बारे में पहले से ही पता था, और वे अपनी बेकरी में अकेले रहने से बहुत डर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सड़क पर मौजूद किसी भी दूसरे दुकानदार ने लूक्रस का न्योता स्वीकार नहीं किया। लूक्रस ने भी उन्हें बुलाने की ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि वह बिग बेन को घर से ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहता था। शुरुआती आधे घंटे में जो छोटी मोटी तैयारियों और जरूरी निर्देश देने में बीत गया, लूक्रस के पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा। अब उसके पास करने के लिए बस एक ही काम था, इंतजार करना। बस इंतजार करना और यह उम्मीद करना कि या तो कहीं रोशनी दिखाई दे, या फिर शहर के पहरेदार सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आ जाएं। बदकिस्मती से लूक्रस को अपनी सड़क पर सबसे पहले कोई पहरेदार नहीं, बल्कि एक लाश दिखाई दी, जिसे किसी इमारत से बाहर फेंक दिया गया था। किसी शरीर के दीवार से टकराने की जोरदार आवाज सुनकर सबका ध्यान उस तरफ गया, और ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि एक घर से कोई लंबी हड्डियों जैसी अजीब सी चीज बाहर निकल रही है। वह चीज किसी जीव से ज्यादा कला की किसी अमूर्त कृति जैसी लग रही थी। लेकिन इस बात से उसे जोर से चीखने से कोई नहीं रोक पाया। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि बेकर स्ट्रीट पर बनी अनगिनत खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। उस चीख के बाद लोगों के चिल्लाने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मिडनाइट इन के पहली बार सामने आए हुए लगभग 1 साल हो चुका था, और इसकी जाहिर लोकप्रियता के बावजूद पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर यह एक छोटी सी हलचल से ज्यादा कुछ नहीं था। सबसे पहले तो दुनिया में मौजूद ज्यादातर जीवित प्राणियों की किस्मत में इस इन का इस्तेमाल करना लिखा ही नहीं था, क्योंकि 1 मेगापिक्सल जमा करने में ही उन्हें महीनों की बचत लग जाती। दूसरी बात, इसकी बेहतरीन सेवाओं के बावजूद उन्हें इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी।
अगर किसी को छुट्टी पर भी जाना होता तो ब्रह्मांड के किसी दूरदराज के इलाके में जाने के बजाय आसपास की किसी जगह पर जाना ज्यादा समझदारी भरा लगता। लेकिन कुछ खास लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। इस समूह में ज्यादातर फाउंडेशन दायरे और गोल्डन कोर दायरे के साधक शामिल थे। इसकी कीमत काफी ज्यादा थी, लेकिन वे इसे चुका सकते थे, और इसकी सेवाएं सचमुच बेजोड़ थीं। उनके अपने ग्रहों पर ऐसी सेवाएं कहीं नहीं मिलती थीं। इसके अलावा यहाँ मनोरंजन के भी बेहतरीन इंतजाम थे। हालांकि इनमें आने वाले ज्यादातर मेहमान इसी समूह से थे, लेकिन ब्रह्मांड के प्राणियों का एक और तबका भी था जिसकी नजर इस इन पर थी। इस तबके में वे लोग शामिल थे जो किसी भी डाओ लॉर्ड से जुड़ी हर तरह की अफवाह पर नजर रखते थे। और हाल ही में एक अफवाह फैली थी कि इस इन के पीछे कोई अनजान डाओ लॉर्ड है। इस अफवाह को तब और भी ज्यादा बल मिला जब लोरेटा नाम की एक शैतान ने बातों बातों में यह जाहिर कर दिया कि उसे पूरा यकीन है कि यह बात सच है। जिन लोगों को उसके शब्दों के महत्व का अंदाजा नहीं था, उनके लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो लोग उसके शब्दों का महत्व समझते थे, उनके लिए तो इन बातों ने पूरी दुनिया ही बदल दी। मिल्की वे आकाशगंगा में तारों के बीच पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए एक अंतरिक्ष यान के भीतर एक आदमी हवा में लटका हुआ था। उसे जंजीरों से बांधा गया था जो उसकी कॉलरबोन के आर पार हो गई थीं। उसके पैर काटकर अलग कर दिए गए थे और उसका पूरा शरीर भयानक जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उसके हाथों और चेहरे पर खरोंच तक नहीं आई थी। इस आदमी को मिस्टर जेकल के नाम से जाना जाता था और मिडनाइट इन पर हुए रास्कल हमले के पीछे इसी का हाथ था। कुछ समय पहले तक तो उसकी जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी, लेकिन फिर उसे संरक्षण देने वाले संगठन को मिडनाइट इन से जुड़ी उस अफवाह के बारे में पता चला। जब उन्होंने संगठन से बाहर के कुछ स्वतंत्र जासूसों को इस मामले की जांच के लिए भेजा तो उन्हें पता चला कि उनके छोटे मोटे हमले से इन को तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं था, बल्कि उसे किसी बहुत ही रहस्यमयी हस्ती का संरक्षण भी प्राप्त था। हालांकि ये संगठन विलियम परिवार से तो पंगा ले सकता था, लेकिन किसी डाओ लॉर्ड से पंगा लेने की तो वे सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने मान लिया कि डाओ लॉर्ड को उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उन्हें मिस्टर जेकल को सजा देना जरूरी था ताकि वह अपना घमंड कम करे और बेवजह लोगों को नाराज करना बंद करे। उन्होंने उसकी अनोखी काबिलियत की वजह से उसे अब तक बर्दाश्त किया था, लेकिन यह इतना भी जरूरी नहीं था कि इसकी वजह से खुद को तबाह कर लिया जाए। बहुत हो गया आराम, अंधेरे से एक आवाज गूंजी, चलो तुम्हारी सजा जारी रखते हैं। अगर डाओ लॉर्ड के बारे में अफवाह इतनी दूर तक फैल गई थी कि छोटी मोटी संस्थाएं भी उसका पता लगा सकती थीं, तो बड़ी संस्थाओं को भी जल्द ही इसके बारे में पता चल जाता। असल बात तो ये थी कि जैसे ही जोतुन शाही परिवार को इस मामले में कुछ हद तक पक्का यकीन हुआ, उन्होंने संबंधित हलकों में ये खबर फैला दी। हो सकता है कि ऐसा लगे कि उन बड़ी संस्थाओं ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे बहुत बड़े पैमाने पर काम करती थीं। 1 साल से कम का समय तो दूर, उनके लिए 10,000 साल भी बहुत कम समय था। लेकिन शुरुआती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर इन के अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू कर दिया। रोशनी की एक चमक के साथ कई इंसानी शक्ल वाले जीव एक ही समय पर इन में प्रकट हुए। अगर कोई उन्हें पृथ्वी के मिथकों और कहानियों के आधार पर परखे तो वे एक शैतान, एक फरिश्ता, एक अल्फ, एक बौना, कोई अनजान जीव जिसके बारे में कोई मिथक नहीं था, और एक इंसान जैसे दिखते थे। वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। आखिरकार फरिश्ता बोला, 6 अलग अलग आकाशगंगाओं से आए 6 जीव, लेकिन हम ठीक एक ही समय पर पहुंचे। ये किसी भी ऐसे टेलीपोर्टेशन जैसा नहीं है जिससे मैं परिचित हूं। तुम्हें परिचित होने की जरूरत नहीं है, शैतान ने बड़े ही सीधे सादे अंदाज में कहा। तुम्हें बस अपना काम करना है। याद रखना फरिश्ते, हम यहाँ सिर्फ संदेशवाहक के तौर पर आए हैं। कोई मुसीबत खड़ी मत करना, क्योंकि हम शैतानों को आदेश मिला है कि मिडनाइट इन को न उकसाएं। मुझे एक ड्रैगन दिख रहा है, अल्फ ने मौजूदा बातचीत को नजरअंदाज करते हुए कहा। उस पर कोंडोटिएरे का निशान है। अगर इन को सुरक्षा के लिए लोग रखने पड़ रहे हैं तो शायद उनके पास खुद मजबूत लोग नहीं हैं, बौने ने कहा। जांच पड़ताल करना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए, उस अनजान जाति के प्राणी ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, अल्फ ने जवाब दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और उन्हें एक व्हेल का बच्चा दिखाई दिया जो आसमान में तैर रहा था। उसके ठीक नीचे धीरे धीरे एक विशाल कछुआ चल रहा था जिसके सिर से एक सींग बाहर निकला हुआ था। शुरू में उस समूह ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह कमजोर लग रहा था। फिर उन्होंने उसकी जाति को पहचाना और वे वहीं जम गए। धत तेरे की, इंसान ने कहा और भागने के लिए तैयार हो गया। ये तो किसी ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा डरावना था, लेकिन उस कछुए ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस आगे बढ़ता रहा। आखिरकार नए मेहमानों का अपनी स्पिरिट सेंस से सराय की जांच पड़ताल करना उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। उसे तो इसकी पहले से ही आदत पड़ चुकी थी। उसके जाने के बाद ही 6 इंसान जैसे जीवों ने, जो सभी अमर बनने की कगार पर थे, आखिरकार सांस ली।
अगर वे असली अमर भी बन जाते तो भी वे इतने पागल नहीं होते कि किसी ऐसे जीव को नाराज करें जिसकी जाति के नाम में ही सॉवरेन शब्द हो। उस जीव की चीख वो सिग्नल थी जिससे अफरा तफरी मच गई। जबरदस्त सन्नाटे से लेकर हर जगह कांच टूटने की आवाजें और फिर जोरदार चीखें। हालात उतने बुरे नहीं होने चाहिए थे क्योंकि ये जीव काफी कमजोर थे और हर कोई कल्टीवेटर था। खास तौर पर लूक्रस यह नहीं देख पा रहा था कि हालात कितने अच्छे या बुरे हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयां अलग अलग बिल्डिंग्स के अंदर हो रही थीं। एक पल के लिए लूक्रस को लगा कि यह अंधेरे के अचानक डर की वजह से है, लेकिन फिर एक ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कोया था। ये क्रिस्टल का इलाका था, धरती का नहीं। हो सकता है कि लूक्रस का यहाँ इस तरह के अंधेरे का सामना पहली बार हुआ हो, लेकिन नागरिकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें किसी भी समय किसी दुर्घटना का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे पता चले कि एक भी इंसान वापस लड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ बहुत गलत था, और यह सिर्फ लाइट फॉर्मेशन का अचानक बंद होना नहीं था। कुछ ऐसा था जो सबका डर बढ़ा रहा था और उन्हें साफ सोचने से रोक रहा था। पहले जब लूक्रस ने सबको डरते हुए देखा तो उसे लगा कि यह नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा सिर्फ वही लोग प्रभावित नहीं थे। अंधेरे में लूक्रस का भी पहला रिएक्शन डर का ही था। वो आसानी से अपना आपा खो बैठा और उसे अमर लोगों के हमले का डर भी होने लगा। हालांकि उसका सोचने का तरीका लॉजिकल था, लूक्रस अब इतनी आसानी से डरने वाला इंसान नहीं था। उसने इतनी सारी अनचाही रुकावटों को पार कर लिया था कि उसे किसी ऐसी चीज से डर नहीं लगता जो हो सकती है। लूक्रस ने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के कई तरीके सोचे, लेकिन उसके लिए बाद में इंतजार करना होगा। मन ही मन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उसने छत पर एक बहुत तेज लाइट लगाई और उसे आसमान की तरफ करके ऑन कर दिया। इससे न सिर्फ आसपास का इलाका रोशन हो गया, बल्कि यह अंधेरे में एक रोशनी की तरह खड़ा था, सबको यहां आने का इशारा दे रहा था। अगर उसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा तो क्या होगा? जब बात आएगी तो वो इससे निपट लेगा। सबसे बुरा तो ये होगा कि वह दावा कर सकता है कि उसके पापा अमर हैं। वैसे भी क्रिस्टल की दुनिया में कोई पहली बार ऐसा नहीं मानेगा। लेकिन जब वह रोशनी से ध्यान खींच सकता था तो वह बस इतना ही कर सकता था। भले ही अब बने मॉन्स्टर कमजोर थे और वह उनका सामना कर सकता था, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था और वह इतना संत नहीं था कि अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। वो अजीब हड्डी वाला मॉन्स्टर जिसने चीख मारी, अपना पहला खाना खत्म करने के बाद सीधे लूक्रस की तरफ देखा। हॉल में मौजूद मेहमान तुरंत डर गए और पीछे की ओर गिर पड़े, लेकिन लूक्रस खड़ा रहा। जैसे उसे उकसाया गया हो, वो मॉन्स्टर लूक्रस की तरफ झपटा। लेकिन इससे पहले कि वो उस खिड़की के पास पहुंच पाता जिसके सामने लूक्रस खड़ा था, वह जम गया। जब वो सामने के छोटे से बगीचे को पार करके टैवन की बाउंड्री में घुसा तो वो स्पेस के अंदर आ गया। लूक्रस ने उसे उसके शरीर के आकार के एक कमरे में रखा और फिर उसे अंदर धकेल दिया। मॉन्स्टर फट गया, वह टैवन की बिल्डिंग को छू भी नहीं पाया। लूक्रस ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ मामूली देखा हो। असल में वह अब सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह मैरी के साथ इमरजेंसी उपायों पर बात कर रहा था और टैवन पर नजर रखने के लिए लगातार सिस्टम स्कैन का इस्तेमाल कर रहा था। आखिर वे इतने विनम्र नहीं होंगे कि सिर्फ सामने से हमला करें। उसे हर तरफ नजर रखनी थी। मॉन्स्टर को फटते देखकर मेहमानों को थोड़ी तसल्ली हुई। धमाका, किचन का दरवाजा जोर से खुला जिससे सब चौंक गए, लेकिन मॉन्स्टर्स के बजाय 3 जुड़वां बच्चे खाने की ट्रे लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। लंच सर्व हो गया है, नाकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे 6 इंसान जैसे जीव सराय का दौरा अलग अलग कर रहे थे, क्योंकि भले ही उनका मकसद एक ही था और वे एक ही संगठन का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनकी नस्लों के कारण उनमें जो गहरे मतभेद थे वे उन्हें सचमुच मिलकर काम करने से रोकते थे। शैतान के लिए यह सबसे आसान था, क्योंकि वह बस उस स्टॉल की ओर चला गया जिसे शैतानों ने सराय में लगाया हुआ था। वे अलग अलग दुनियाओं के जीवों के साथ सौदे करने की कोशिश कर रहे थे। शैतान ओरिजिन दायरे की सबसे अमीर नस्लों में से एक थे, और जहां राक्षसों पर उनका अद्भुत नियंत्रण उनकी दौलत का एक बड़ा जरिया था, वहीं उनकी कभी न खत्म होने वाली कारोबारी सोच ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बाकी लोग या तो खुद ही घूम फिरकर चीजों को समझते थे या फिर सराय के बारे में सब कुछ पूरी तरह से समझने के लिए अपने निजी होलोग्राम को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सराय की ज्यादातर चीजें उन्हें बहुत ही सामान्य लगी क्योंकि उनका अनुभव बहुत विशाल था। फिर भी कुछ चीजें उन्हें यहाँ वहाँ थोड़ी अलग और खास लगी। मिस्ट्री ट्रायल एक ऐसी अनोखी इमारत थी जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, हालांकि वे खुद इसे आजमा भी नहीं सकते थे, क्योंकि यह सराय के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक था और वहां हमेशा लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी। दूसरी चीज ये थी कि लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता का प्रसारण पूरे ओरिजिन दायरे में कितनी बेतरतीबी से किया जा रहा था। एक और काफी अहम बात यह थी कि सराय को बाकी ओरिजिन दायरे से किस तरह पूरी तरह से अलग थलग रखा गया था। सराय के अंदर रहते हुए वे बाहर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते थे, हालांकि इस काम के लिए उनके पास खास उपकरण मौजूद थे। कुल मिलाकर सराय ऊपर से देखने पर ज्यादातर समय बहुत ही साधारण लगती थी, लेकिन कभी कभार वह अपनी असली खासियत और अनोखापन जाहिर कर ही देती थी।
अपना मुआयना पूरा करने के बाद वे फिर से एक जगह जमा हुए और सराय मालिक से मिलने का एक संयुक्त अनुरोध किया। चूंकि लूक्रस वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उनकी मुलाकात मैरी से हुई, जैसा कि लूक्रस के जाने के बाद से सराय के मालिक से मिलने की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के साथ होता आया था। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? मैरी ने उन 6 मेहमानों को गौर से देखते हुए बड़े ही विनम्र भाव से पूछा। हालांकि वो उन्हें स्कैन करके उनकी पूरी जानकारी हासिल नहीं कर सकती थी, फिर भी उन्हें बस एक नज़र देखने भर से ही यह अंदाजा लगाना काफी आसान था कि वे बेहद ही अनोखी और असाधारण पृष्ठभूमि से आए हुए जीव हैं। अप्रत्याशित रूप से उन 6 अलग अलग नस्लों के जीवों में से एक इंसान ही आगे बढ़ा और उसने अपनी बात रखी। क्या सराय के मालिक से मिलना संभव हो पाएगा? हम एक ऐसे विशेष संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके बारे में हमारा मानना है कि सराय के मालिक को उसमें काफी दिलचस्पी होगी। सराय का मालिक किसी जरूरी काम से सराय छोड़कर गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि वो कब लौटेगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आप अपना संदेश मुझे दे सकते हैं और मैं उसे सीधे उस तक पहुंचा दूंगा। उन 6 लोगों को सराय के मालिक से न मिल पाने पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि भला एक आम सी गुजारिश पर किसी डाओ लॉर्ड से मिलना कैसे मुमकिन हो सकता था? असल में सराय के मालिक से मिलना उनका मकसद भी नहीं था। उनका एकमात्र काम तो बस अपने संगठन और सराय के मालिक के बीच संपर्क स्थापित करना था। उसके बाद क्या होता, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो फिर मैं सराय के मालिक के लिए आपको औपचारिक रूप से हिनाली सभा का निमंत्रण देना चाहूंगा। उस इंसान ने अपने चोगे से एक पत्र निकाला, जिसके लिफाफे पर बैंगनी रंग में उभरे हुए अक्षरों में हिनाली शब्द लिखा था। आदरणीय सराय के मालिक अपनी मर्जी से इस सभा में शामिल हो सकते हैं, और जब भी वे पधारेंगे तो सभा के सदस्य के तौर पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। जाहिर है, ये कहने की जरूरत नहीं कि सराय के मालिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं और कोई भी उनके निजी मामलों में दखल देने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं सभा की ओर से सराय के मालिक के लिए ओरिजिन क्षेत्र में एक छोटा सा स्वागत उपहार भी लाया हूँ। साथ ही यदि वे चाहें तो पढ़ने के लिए हिनाली नियमावली की एक प्रति भी लाया हूँ। वो अल्फ आगे बढ़ा और उसने लकड़ी का बना एक छोटा सा खजाना बक्सा सबके सामने रखा। अपने मेहमानों की सुरक्षा के लिए लूक्रस ने खिड़कियों पर एक छोटा सा माया कवच लगा दिया, ताकि वे बाहर मौजूद राक्षसों को देख न सकें और न ही उनकी भयानक चीखें सुन सकें। सच तो ये था कि जब लूक्रस की प्रकाश मीनार ने अंधेरे आसमान को रोशन किया था, तब उसे उम्मीद थी कि वहां शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं पहुंचा। कई घंटे बीत जाने के बाद बेकर स्ट्रीट पर लड़ाई झगड़े और चीख पुकार की आवाजें पूरी तरह से थम गईं। अब वहां बस राक्षसों का एक सैलाब ही बचा था, जो सभी के सभी सराय की इमारत की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। जिस आसानी से लूक्रस ने उन राक्षसों को मार गिराया, उससे उसे अंदाजा हो गया कि शक्ति के मामले में वे शायद ही फाउंडेशन क्षेत्र के बराबर होंगे। फिर भी न जाने कैसे वहां का कोई भी निवासी उन पर काबू नहीं पा सका था। राक्षसों से कहीं ज्यादा लूक्रस को उस रहस्य से डर लग रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसका असर वहां के हर इंसान पर पड़ रहा था। लेकिन अब जब उसे ये पता चल चुका था कि कोई चीज कृत्रिम रूप से उसके मन में डर पैदा कर रही है और उसकी मानसिक क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो उसने पूरी कोशिश की कि वह खुद को इसके असर में न आने दे। इस मामले में उनकी सूझबूझ ने बहुत मदद की। अगर लूक्रस इस बात को समझ पाया तो कस्बे में कई और लोग भी समझ पाए। कस्बे के रक्षक दल में नियमित रूप से युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिक शामिल थे, जिनकी सूझबूझ और युद्ध की समझ इतनी उत्कृष्ट थी कि डर लगने पर भी वे कहीं भी डटे रह सकते थे। स्वाभाविक रूप से पांचों रईस, मारियो, रिक्की और मेयर इतने शक्तिशाली थे कि वे इस स्तर के दुश्मनों के सामने हार नहीं मान सकते थे, और वे न केवल अपनी रक्षा कर पाए बल्कि अपने आसपास के अधीनस्थों की भी रक्षा कर पाए। इस तरह शहर के अंदर बचे हुए लोगों और विरोध करने वालों के कुछ छोटे छोटे समूह बन गए। इनमें या तो लड़ाई में माहिर सैनिक और भाड़े के सैनिक थे, या फिर शुरुआती स्तर के कल्टीवेटर। उन सभी ने रोशनी का वो विशाल खंभा देखा, और हालांकि उन्हें इसका मतलब नहीं पता था, फिर भी उन्होंने अपने साथ बचे हुए लोगों को उसी दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो रोशनी का खंभा देखने वाले सिर्फ वे ही नहीं थे। उस कातिल ने भी उसे देखा, लेकिन बचे हुए लोगों के उस साफ संकेत को देखकर गुस्सा होने के बजाय वो खुशी से मुस्कुराया। एक हत्यारे की तरह खामोश और जानलेवा वह कातिल अंधेरे में आगे बढ़ा और रोशनी की तरफ जा रहे बचे हुए लोगों को एक एक करके मार गिराने लगा। इसमें बहुत मजा आ रहा था, सचमुच बहुत ज्यादा मजा। अंधेरे से उसकी नजर पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मर्डर सिस्टम का मालिक होने के नाते वह इस काम के लिए खास तौर पर तैयार था। शहर को अपनी चपेट में ले रही उस जानलेवा घबराहट के ठीक उलट सराय का हॉल रोशनी और सुकून देने वाले अकार्डियन संगीत से भरा हुआ था। बच्चे जो मेहमानों के साथ आए थे और साथ ही रोलैंड के दोस्त भी सभी एक अलग कमरे में बैठे थे और लूक्रस के जादू से लाए गए कई तरह के बोर्ड गेम्स खेल रहे थे। बड़े लोग हॉल में बैठे थे, जिससे कमरा काफी भर गया था, लेकिन वे अपने अपने कमरों में जाकर अकेले रहने से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वे 3 जुड़वा बच्चे सबको एक सुकून देने वाली हरी चाय पिला रहे थे, जो एक हल्की दवा की तरह काम कर रही थी। यह उनके दिमाग को शांत रखती थी और उन्हें किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा घबराने से रोकती थी।
बिग बेन को वहां से हटना पड़ा क्योंकि सराय में अलग अलग तरह के जो ड्रिंक्स उसने पिए थे उनसे उसके शरीर में इतनी ज्यादा ऊर्जा जमा हो गई थी कि आखिरकार उसे एक नई शक्ति ब्रेक थ्रू मिल गई। बेटी रसोई में खाना बना रही थी और उसके साथ डीनो भी था जो पाई बेक कर रहा था। लूक्रस ने सभी को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की ताकि उनका दिमाग कहीं और लगा रहे और वे बाहर हो रही तबाही के बारे में कम सोचें। सिर्फ रिक और रोन ही ऐसे थे जिन्हें किसी चीज से ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें सराय के मालिक पर पूरा भरोसा था। सिर्फ लूक्रस ही छत पर खड़ा होकर बेकर स्ट्रीट की तरफ देख रहा था। वो बचे हुए लोगों के किसी भी संकेत की तलाश में था लेकिन उसे सिर्फ राक्षस ही दिखाई दे रहे थे। वैसे यह अच्छा ही हुआ कि उसने एक माया जाल बना रखा था, वरना मेहमान कभी शांत नहीं हो पाते। आखिरकार जब से राक्षस दिखाई दिए थे उस थोड़े से समय में ही लूक्रस ने सराय पर हमला करने वाले 3000 से ज्यादा राक्षसों को मार गिराया था और जहां वो खड़ा था वहां से और भी ज्यादा राक्षस दिखाई दे रहे थे। हालात बहुत खराब थे, लेकिन उस खौफनाक पल में लूक्रस को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज। नया क्वेस्ट, मिडनाइट इन में हेनाली सभा का आयोजन करें। क्वेस्ट का इनाम, सभा की सफलता पर निर्भर। टिप्पणी, शायद अगर आपके दोस्त होते तो आप उनकी मेहमान नवाजी कर पाते। इसके बजाय आपको इस दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों की मेहमान नवाजी करके ही संतोष करना पड़ेगा। नया क्वेस्ट, मिडनाइट इन को हेनाली सभा से आधिकारिक मान्यता दिलवाएं। क्वेस्ट का इनाम, मेहमानों की रजिस्ट्री। टिप्पणी, आप मोटे होते जा रहे हैं। लूक्रस हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे बेबीलोन में चल रही घटनाओं से जुड़ा कोई क्वेस्ट मिलेगा, लेकिन ये तो पूरी तरह से अलग था। असल में उसे ये समझने के लिए सराय को स्कैन करना पड़ा कि यह क्वेस्ट किस वजह से शुरू हुआ है। लेकिन वो चिट्ठी और तोहफे देने आए 6 प्रतिनिधि ज्यादा देर तक नहीं रुके और न ही उन्होंने इसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। वे बस विदा लेकर चले गए। उसने मेरी से पूछा कि क्या उसे उनके बारे में कुछ पता है, लेकिन सिस्टम ने उसे उनकी कही किसी भी बात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लूक्रस को तो ये भी ठीक से पता नहीं था कि आखिर यह सभा है क्या। जब उसने मेरी से वो चिट्ठी खोलने को कहा तो वो उसे खोल नहीं पाए। असल में वो वहां छोड़ी गई किसी भी चीज को खोल नहीं पाए। लूक्रस ने एक गहरी सांस ली और मेरी से उन चीजों को एक तरफ रख देने को कहा। ऐसा लग रहा था कि ये बस 2 और ऐसे क्वेस्ट बनकर रह जाएंगे जो उसके सिस्टम में लंबे समय तक धूल फांकते रहेंगे। पास ही हुए एक धमाके ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और आखिरकार लूक्रस ने उन पहले जीवित बचे लोगों को देखा जो सराय की तरफ आ रहे थे। वे सिर्फ 2 लोग थे। हालांकि अंधेरा था, लेकिन लूक्रस की बेहतर नजर की वजह से उसके लिए उनकी हरकतों को साफ साफ देखना आसान था। वे प्रशिक्षित योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं था, और उनका आपसी तालमेल भी जबरदस्त था। वे उन राक्षसों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे जो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन संख्या में भी ताकत होती है। इसके अलावा अंधेरे से पैदा हुए राक्षसों का कोई तय पैटर्न नहीं था, इसलिए उनसे निपटने के लिए कोई पक्की रणनीति बनाना मुश्किल था। कुछ दूर से हमला करते थे और कुछ रेंगते हुए सीधे उन पर आ जाते थे। लूक्रस चुपचाप देखता रहा जब वे धीरे धीरे सराय की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ बार उसने देखा कि कुछ राक्षस चुपके से उनके पास पहुंचने में कामयाब हो गए और उन पर कुछ वार भी कर दिए। उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये सिर्फ उनके कवच की वजह से था, जिस पर शायद किसी तरह का जादू किया गया था। उसने मन ही मन सराय की छत पर कुछ स्पॉटलाइट लगा दी और पूरी सड़क को रोशन कर दिया। वो रोशनी सीधे उन दोनों योद्धाओं पर नहीं डालना चाहता था, क्योंकि इससे बेवजह लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा सकता था। अब इसके बजाय पूरी सड़क रोशन होने से उनके लिए राक्षसों को देखना ज्यादा आसान हो गया था। वो शांति से मुख्य हॉल में नीचे गया और उन दोनों योद्धाओं के आने का इंतजार करने लगा। वो उन योद्धाओं से कोई भी नई जानकारी मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद वे योद्धा सराय के सामने पहुंचे और उन्होंने देखा कि जैसे ही कोई राक्षस इमारत के पास आता वो अपने आप फट जाता। वे हिचकिचा रहे थे और यहाँ तक कि सराय के पास जाने से डर भी रहे थे, इस चिंता में कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही न हो जाए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। असल में हालात इतने बुरे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन शहर के रक्षकों पर तब राक्षसों ने कब्जा कर लिया था जब उन्होंने अपने डर को अपने फर्ज के आड़े आने दिया था। अब उनमें से 1/3 से भी कम बचे थे। उन्हें इस इमारत के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत थी, जो हवा में रोशनी बिखेर रही थी। इस तरह की हरकत से उन्हें न सिर्फ ये पक्का हो गया कि इस इमारत में स्पिरिट स्टोन या किसी और तरह की ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है जिसे वे बेफिक्री से खर्च कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि उन्होंने सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम किए थे वे अभी भी काम कर रहे थे। सच तो ये था कि शहर में सुरक्षा के लिए कई आपातकालीन सुरक्षित जगहें और दूसरी सुरक्षा प्रणालियां मौजूद थीं, ताकि अगर मुख्य सुरक्षा प्रणाली बंद हो जाए या टूट जाए तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब मुख्य सुरक्षा प्रणाली में कोई गड़बड़ी हुई तो उसने शहर के अंदर की बाकी सभी सुरक्षा प्रणालियों को भी बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यही एक प्रणाली अभी भी काम कर रही है। और ऐसा होता भी क्यों नहीं? एक ऐसी बनावट के लिए 300 मिलियन एमपी खर्च करना जो सिर्फ एक छोटे से इलाके को घेरती थी और जिसका काम सिर्फ स्पेस को कंट्रोल करना था, यह उसे किसी भी स्थानीय बनावट से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देता था।
आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जब कुछ भी बुरा नहीं हुआ तो उन्हें बड़ी राहत मिली। फिर भी अंदर जाते समय उन्होंने अपनी चौकसी कम नहीं की। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर उनका इंतजार क्या कर रहा है। बाहर जहां तापमान जमने वाले बिंदु से भी काफी नीचे था, वहीं सराय के दरवाजे से एक गर्म और आरामदायक हवा बह रही थी। साथ में संगीत और हंसी मजाक की आवाजें भी आ रही थीं। एक वेट्रेस हाथ में गर्मा गर्म सूप से भरी ट्रेली हॉल से गुजर रही थी। कुछ नाविक पासे का खेल खेल रहे थे तो कुछ ताश खेल रहे थे। एक बारटेंडर अपनी जगह पर खड़ा बड़े आराम से एक गिलास साफ कर रहा था। वह किसी मेहमान के आने और ऑर्डर देने का इंतजार कर रहा था। स्वागत है मेहमानों, लूक्रस ने कहा। उसने देखा कि दरवाजे पर खड़े वे लोग एकदम सुन्न पड़ गए थे। अंदर आ जाए, सारी गर्म हवा बाहर मत जाने दीजिए। लूक्रस की आवाज सुनकर वे लोग अपनी सोच की दुनिया से बाहर आए। साथ ही सराय में मौजूद बाकी मेहमानों को भी पता चल गया कि कुछ नए लोग आए हैं। जो भी काम वे कर रहे थे उसे बीच में ही रोककर वे सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। संगीत थम गया और ऐसा लगा मानो पूरा कमरा ही थमसा गया हो। वे दोनों आदमी अंदर आए। उनकी नजरें लूक्रस पर ही टिकी हुई थी। वे उसे गौर से परख रहे थे। लूक्रस भी उन्हें देख परख रहा था और उसने सिर्फ सबसे जरूरी बात पर ही ध्यान दिया। वे दोनों गोल्डन कोर स्तर के थे। क्या आपको पता है कि बाहर क्या चल रहा है? लूक्रस ने पूछा। उसकी आवाज हमेशा की तरह ही शांत और सुकून देने वाली थी। लेकिन उन दोनों आदमियों को उसकी आवाज वैसी नहीं लगी। उन्हें लगा कि लूक्रस को बाहर चल रही हलचल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वह शायद किसी के सहारे या किसी की मदद से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी सराय को स्कैन किया। वे देखना चाहते थे कि क्या वहां कोई और भी ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिससे उन्हें सचमुच कोई खतरा हो सकता है। हम शहर सुरक्षा दल से हैं, उनमें से एक आदमी ने रूखे स्वर में कहा। मेयर के आदेश पर हम यहाँ रोशनी के स्रोत की जांच करने आए हैं। हमें कुछ खाना और पानी दो और अपने सारे स्पिरिट स्टोन बेकार की रोशनी पर बर्बाद करना बंद करो और यह सारा खाना भी बेवजह बर्बाद करना बंद करो। यहाँ मौजूद हर कोई हथियार उठाएगा और मेरे आदेशों का पालन करेगा। अभी से इस इमारत को एक मिलिट्री चेक पॉइंट के तौर पर अपने कब्जे में लिया जा रहा है और आप सभी को सेना में भर्ती किया जाता है। तुरंत सब कुछ तैयार करो। और इस बीच उस आदमी की नजर नामी पर पड़ी जो सूप परोस रही थी। और जैसे ही वह अपने मन की बात कहने वाला था, उस आदमी का शरीर सराय से बाहर ऐसे तेजी से निकला जैसे कोई रॉकेट बाजूका से निकलता है। उसका शरीर दर्जनों राक्षसों को ऐसे कुचलता हुआ आगे बढ़ा जैसे कोई सबसे जोरदार तोप का गोला हो, और यहाँ तक कि वह सामने वाली सड़क पर मौजूद इमारत की अगली दीवार को भी तोड़ता हुआ निकल गया। लूक्रस को कोई अंदाजा नहीं था कि वह आदमी जिंदा है या मर गया, और सच कहूं तो उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। लूक्रस उसे अपनी बात पूरी करने देने का इंतजार करने में खुश था, ताकि वह उसे टोककर बता सके कि यह सराय ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जिस पल उसने नामी की तरफ देखा, लूक्रस का सब्र जवाब दे गया। सच कहूं तो ये पूरी तरह मुमकिन था कि वह लूक्रस के स्टाफ से कोई बदतमीजी भरी मांग न करने वाला हो, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे वे ही लूक्रस का मूड खराब करने के लिए काफी थे। अगर यह सराय होती तो लूक्रस सिस्टम के नियमों से बंधा होता और जब तक वो आदमी सचमुच कोई नियम न तोड़ता तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस टैवन में चीजें कहीं ज्यादा लचीली थीं और लूक्रस अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। इस मामले में लूक्रस को जो सही लगा वह यह था कि उस आदमी के आसपास की जगह को कंट्रोल करके उसे कल के कूड़े की तरह इमारत से बाहर फेंक दिया जाए। इस गड़बड़ी के लिए माफी चाहता हूं, लूक्रस ने अपने मेहमानों की तरफ देखकर एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, और फिर उस दूसरे आदमी की तरफ मुड़ा जो अपनी मर्जी से ही एकदम जम गया था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, इसलिए उसने कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि मैंने तुम्हारे साथी से पहले पूछा था, क्या तुम्हें पता है कि शहर में क्या चल रहा है? उस आदमी ने ज्यादा सोचा विचारा नहीं और आज्ञाकारी होकर जवाब देना शुरू कर दिया। शहर के फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। शहर को रोशन और सुरक्षित रखने के बजाय यह अंदर मौजूद सभी रोशनी बनाने वाले तंत्रों को दबा रहा है, और राक्षसों को बाहर रखने के बजाय इसने शहर के अंदर ही सबको फंसा लिया है। हमें लगता है कि किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है, लेकिन हम अभी तक इसकी जांच नहीं कर पाए हैं। मेयर शहर के सभी गार्डों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे शहर में बचे हुए लोगों को ढूंढ सकें, लेकिन रोशनी बनाने वाले तंत्रों के दब जाने की वजह से सबको इकट्ठा करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है। तभी तुम्हारी इमारत से रोशनी दिखाई दी और उन्होंने हमें इसकी जांच करने का काम सौंपा। चाहे हम जवाब दें या न दें, वह जल्द ही इकट्ठा किए गए सैनिकों के साथ यहां पहुंच जाएंगे। उन योद्धाओं को निराशा हुई क्योंकि मेयर के आने की खबर सुनकर लूक्रस जरा भी परेशान नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भी तरह का कोई खतरा ही न हो। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लूक्रस ने कहा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेयर अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन उस फॉर्मेशन में आई खराबी की खबर वाकई चिंताजनक है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा मन कहता है कि इसका कुछ लेना देना उस सीरियल किलर से हो सकता है जो अभी आजाद घूम रहा है। क्या आपको इत्तेफाक से आसपास के किसी सोल बर्ड के आने जाने के रास्तों के बारे में पता है?
हम इस अंधेरे के कब तक रहने की उम्मीद कर सकते हैं? उस आदमी ने अपने दांत भींचे और सच सच जवाब दिया। इसका अंदाजा लगाना सच में बहुत मुश्किल है। जब तक नोएल परिवार को हमारी इस मुश्किल के बारे में पता नहीं चलता और वे खुद कोई कदम नहीं उठाते, तब तक यह अंधेरा 1 से 3 महीने तक रह सकता है। बदकिस्मती से बाहर की दुनिया से हमारा सारा संपर्क भी टूट चुका है। लूक्रस ने सिर हिलाया और उसने आगे की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना ही सबसे अच्छा था। सीरियल किलर ने एक और मॉन्स्टर को मारते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। शहर के लोग बहुत तेजी से मर रहे थे और उनमें से ज्यादातर मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जा रहे थे। ये बात उसे जरा भी रास नहीं आ रही थी। इस खेल को और भी मजेदार बनाने के लिए उसे कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। हाँ, इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाना था। उसने सुरक्षा फॉर्मेशन में कुछ बदलाव किए और शहर में 6 सेफ जोन बना दिए, जहां दूसरे सुरक्षा घेरों की ताकत कम नहीं हो रही थी। वह चाहता था कि लोग जिंदा रहें, उन्हें उससे डरना था और उसके ही हाथों मरना था। मॉन्स्टर्स और वह अंधेरा तो बस उसके इस खेल के सहायक किरदार थे। उसे ये पक्का करना था कि सब कुछ एकदम सही हो। सिस्टम, इस इलाके में मौजूद सभी हाई वैल्यू टारगेट की एक लिस्ट बनाओ। मुझे ये पक्का करना है कि वे गलती से भी न मारे जाएं। कई हाई वैल्यू टारगेट इस समय बीकन ऑफ लाइफ के पास जमा हैं और वे मॉन्स्टर्स के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। कितनी अच्छी किस्मत है उनकी, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। अब जब तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, तो क्या तुम थोड़ा आराम करना और खाना खाना चाहोगे, या तुम अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए वापस जाओगे? लूक्रस ने बचे हुए योद्धा से पूछा। सवाल सुनकर योद्धा कांप उठा। अनजान चीजों का डर सबसे आम बात थी, और यह सराय किस तरह का खतरा पैदा कर सकती है, यह उस आदमी को कमोबेश पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि यह उसे कुचलने के लिए काफी है। लेकिन साथ ही अब अकेले वापस जाना भी उसके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। आखिरकार उसने अपने दांत भींचे और मेयर के पास वापस जाने का फैसला किया, जब तक कि यह विकल्प अभी भी खुला था। उसे यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं हुई कि सराय का मालिक सचमुच उसे खाना और आराम देगा। जहां तक वापस जाकर अपने साथी को देखने की बात थी, भले ही वो राक्षसों की भीड़ और एक इमारत शायद असल में एक से ज्यादा इमारतों से टकराकर बच भी गया हो, तो भी अब तक वो शायद राक्षसों से घिर चुका होगा। और अगर किसी चमत्कार से वह राक्षसों के हमलों से बच भी गया हो, तो भी वो बुरी तरह घायल होगा और उसकी चलने फिरने की क्षमता खत्म हो चुकी होगी। वापसी की यात्रा में वो एक बोझ ही साबित होता, कोई मददगार नहीं। एक पल भी बर्बाद न करते हुए वो आदमी तेजी से वहां से निकल गया। उसके पुराने साथी का इमारत से बाहर निकलना आसपास के राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए काफी था, जिससे वो आसानी से वहां से भाग निकला। लूक्रस ने कंधे उचका दिए। ऐसा नहीं था कि वो इस आदमी को भी सजा देना चाहता था। जब तक वो पैसे देता रहता, लूक्रस उसे आराम करने देता। सराय में बड़ी सावधानी से बनाया गया शांतिपूर्ण माहौल उन दो आदमियों के आने से बिगड़ गया था। उन दोनों ने जो खबरें दी वे वैसी नहीं थी जिनकी उम्मीद हर कोई कर रहा था। शहर की व्यवस्था में कोई गड़बड़ थी और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। रोशनी वापस आने में महीनों लग सकते थे। तब तक राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी और उनमें से कुछ तो शायद फाउंडेशन दायरे के शिखर के करीब भी पहुंच चुके होंगे। जहां तक राक्षसों की बात थी, उनकी ताकत शुरुआत में तो तेजी से बढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। ज्यादातर राक्षस कभी भी गोल्डन कोर दायरे से आगे नहीं बढ़ पाते थे, अगर वे वहां तक पहुंच भी पाते थे तो भी। लेकिन उनका असली खतरा उनकी ताकत में नहीं, बल्कि उनकी भारी संख्या में छिपा था। लूक्रस को इन खबरों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पहले से ही कमोबेश ऐसी ही बुरी खबरों की उम्मीद थी। अब तक सब कुछ उस दायरे में था जहां वह सिर्फ सराय के सहारे गुजारा कर सकता था। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग समय सीमा को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लूक्रस ने अपने मेहमानों से कहा। लेकिन चिंता मत कीजिए, चाहे महीनों लगे या साल, एक चीज जिसकी सराय में कभी कमी नहीं होगी वह है सामान और खाना। आपको यहाँ की बत्तियां बुझने की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि आप अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ ढूंढें। लूक्रस का आखिरी वाक्य एक मजाक की तरह खत्म हुआ और इससे सभी को काफी राहत मिली, लेकिन मन ही मन वो सच कह रहा था। एक इमारत में लंबे समय तक बिना कुछ किए फंसे रहना धीरे धीरे हर किसी को पागल कर देगा। साथ ही इस अनुभव ने लूक्रस को सराय के प्रो बोनो निःशुल्क सेवा फंक्शन के बारे में एक नया नजरिया दिया। न जाने कितने ही संसारों में कितने लोग ऐसी ही स्थितियों में फंसे होंगे जहां वे पूरी तरह से बेबस थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। वो समझ गया था कि दान पुण्य करना इस सिस्टम का मकसद नहीं था, लेकिन अचानक उसे इस फीचर की एक नई अहमियत समझ में आए। शायद ये सिस्टम उतना भी बुरा नहीं था। शायद 2 और दिन बीत गए और सराय में कोई और नहीं आया। छत से लूक्रस शहर के कुछ हिस्सों में बत्तियां जलती हुई देख पा रहा था, जिससे उसे तसल्ली मिली। उसने ये खबर मेहमानों के साथ भी साझा की। इसका मतलब था कि कम से कम कुछ लोगों ने कोई न कोई हल ढूंढ लिया था और शहर में कुछ और लोग भी जिंदा बचे थे। इसके अलावा अगर किसी ने उन कुछ इलाकों में बत्तियां जलाने का तरीका ढूंढ लिया था, तो इस बात की भी संभावना थी कि जल्द ही वे पूरे शहर की फॉर्मेशन को ठीक कर पाएंगे।
लूक्रेस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन इलाकों में बत्तियां इसलिए जल रही थीं क्योंकि उस हत्यारे ने उन जगहों पर फॉर्मेशन थोड़ा ढीला कर दिया था। उसने शहर के मजबूत योद्धाओं और सैनिकों को बचे हुए लोगों को उन सुरक्षित इलाकों में ले जाने की इजाजत दे दी ताकि उसके सभी शिकार एक ही जगह जमा हो जाएं। इस समय वो उन नए बने सुरक्षित इलाकों में से एक में घुसकर हर घंटे एक व्यक्ति को मार रहा था। जाहिर है वह ये काम राक्षसों या सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करने के बजाय खुद अपने हाथों से कर रहा था। आखिरकार वह इस काम का पूरा मजा कैसे ले पाता, जहां एक तरफ सराय में सब कुछ काफी धीमा पड़ गया था, वहीं दूसरी तरफ मुख्य सराय में घटनाएं अपने चरम पर पहुंच रही थीं। लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता के अंतिम 10 प्रतिभागियों का चयन हो चुका था। किसी भी समय सराय में शो का मजा लेने के लिए 13 मिलियन मेहमान मौजूद रहते थे। हालांकि इनमें से सभी मेहमान सराय में नहीं रुके हुए थे, फिर भी वे कमोबेश कुछ MP खर्च कर ही देते थे। इसके बावजूद एक बार में सिर्फ 1 मेगापिक्सल ही सही, लूक्रेस ने 7.8 बिलियन MP और जमा कर लिए थे, जिससे उसका कुल MP लगभग 10 बिलियन हो गया था। असल में लूक्रेस ने इस मौके का फायदा उठाकर गिल्ड रूम में शुद्ध एनर्जी क्रिस्टल के लिए एक रिक्वेस्ट डाली और की डिपॉजिट जमा कर दी। वो इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए करना चाहता था कि क्या सराय के अंदर से एनर्जी सोखने से उसकी एनर्जी जमा करने की प्रक्रिया में कोई मदद मिलेगी। अगर ऐसा होता तो लूक्रेस की पिछली योजनाओं के बावजूद वो अपनी वापसी की गति तेज कर सकता था। आखिरकार इस समय सराय में हालात बहुत ही अनिश्चित थे और वह महीनों शायद सालों तक फंसा नहीं रहना चाहता था जहां वो कुछ भी न कर पाए। लेकिन हालांकि उसके पास बहुत खाली समय था, फिर भी लूक्रेस पूरी तरह से खाली नहीं था क्योंकि उसे राक्षसों को मारने के लिए लगातार फॉर्मेशन में बदलाव करते रहना पड़ता था। ये करना मुमकिन नहीं था क्योंकि ऐसा करने पर उसे सोने या आराम करने का समय कभी नहीं मिल पाता। इसलिए उसने अपनी जमा की हुई ऊर्जा का 0.3% हिस्सा खर्च करके सराय में सुरक्षा कक्ष की सुविधा भी जोड़ दी। उसने कुछ समय के लिए रिक को सुरक्षा कक्ष के जरिए सुरक्षा का इंचार्ज बना दिया और उसे फॉर्मेशन पर नियंत्रण भी सौंप दिया। इस तरह भले ही लूक्रेस खुद सुरक्षा का प्रबंधन नहीं कर रहा था, लेकिन रिक ये काम संभाल लेता। ये सब हो जाने के बाद उसने काफी समय अपनी साधना में बिताया और जब वह थक जाता तो लेडी कॉस्मोस शो देखता। हैरानी की बात यह थी कि शीर्ष 10 प्रतिभागियों में से केवल 2 ही असल में इंसान थे। एक थी हेली जो X142 की एक किसान थी और जिसे हैरी पसंद करने लगा था, और दूसरी थी एलिसा जो पृथ्वी की एक यूट्यूबर थी। इस समय जीतने की सबसे प्रबल दावेदार एक फेरी थी जिसके ठीक पीछे एक स्लाइम चल रही थी। लूक्रेस के लिए यह जानना जितना आश्चर्यजनक था कि स्लाइम भी मादा हो सकती है, उससे भी ज्यादा हैरानी उसे ये जानकर हुई कि यह खास स्लाइम अपना आकार बदलकर एक बेहद आकर्षक और मोहक इंसानी रूप धारण कर सकती थी। इसके अलावा वह अपनी स्लाइम का रंग भी बदल सकती थी जिससे वह सुंदर कपड़े पहनी हुई किसी महिला जैसी दिखाई देती थी। उसका सबसे नया रूप एक अल्फ का था जिसे उसने सराय में देखा था। इस रूप ने पृथ्वी से आने वाले वोटों का एक अच्छा खासा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया था। वहां निबिरू ग्रह का एक लोमड़ीनुमा जीव भी था जिसने अपने ग्रह के विकास के साथ साथ अपनी रक्त वंशावली में भी एक एवोल्यूशन से गुजरने के बाद इंसानी रूप धारण करने की क्षमता हासिल कर ली थी। बाकी बचे 5 प्रतिभागी एक ऐसी प्रजाति के थे जिससे लूक्रेस बिल्कुल भी परिचित नहीं था। इस प्रजाति का नाम इकोज था। वे दिखने में बिल्कुल भी इंसानों जैसे नहीं थे, लेकिन उनकी मासूमियत देखकर कोई भी हैरान रह जाए। वे बिल्कुल प्यारे प्यारे टेडी बियर जैसे दिखते थे। उनकी आंखें इतनी प्यारी थी कि वे बर्फ को भी पिघला सकती थीं और उनकी हंसी सुनकर किसी का भी मन खुशी से भर जाता था। प्रतियोगिता का अगला चरण बेहद कड़ा और चुनौतीपूर्ण होने वाला था क्योंकि यह किसी मंच या स्टेडियम में आयोजित नहीं किया जाना था। इसके बजाय गांव के ऊपर तैरते हुए शहर में बाकी लड़कियों को 5 दिनों तक बिना किसी मदद के रहना होगा। इसके अलावा कुछ किस्मत वाले दर्शक और कुछ अमीर लोग जिन्होंने इस मौके के लिए पैसे दिए थे वे भी शहर में उनके साथ ही रहेंगे। आखिरी फैसला असल में शहर में मौजूद दर्शकों के वोटों से तय होगा और लड़कियों को उनका वोट पाने के लिए उन्हें मनाना होगा। यह न सिर्फ उनके आकर्षण और सामाजिक हुनर का बल्कि उनकी सूझबूझ और मुश्किल हालात में जिंदा रहने के हुनर का भी एक सीधा इम्तिहान होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि रहने के लिए एक घर के अलावा लड़कियों को और कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बेशक इस हिस्से के दौरान लड़कियों को सुरक्षा दी जाएगी ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भी बुरी घटना न हो। इसके अलावा ये भी पक्का करना होगा कि लड़कियां किसी तरह की गलत सौदेबाजी या ऑफर देकर वोट न खरीदें और यह कि सिर्फ फैंस को मनाने की उनकी अपनी काबिलियत ही काम आए। लूक्रेस देख रहा था कि वह स्लाइम कॉफी पीते हुए कुछ औरतों के ग्रुप के साथ बड़े मजे से बातें कर रहा था और उन्हें अपनी जिंदगी के किस्से सुनाकर उनका मनोरंजन कर रहा था। तभी रिक उसे किसी बात की जानकारी देने आया। छत से उसने लोगों का एक पूरा ग्रुप सराय की तरफ आते देखा। वे धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ते हुए भीड़ से लड़ते हुए आ रहे थे। उस ग्रुप के सबसे आगे मारियो रिची था जिसे गॉडफादर कहा जाता था। लूक्रेस को इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि मारियो को कोई चोट नहीं लगी थी। आखिर वो इस लेवल के मॉन्स्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मजबूत था, वे उसे हरा नहीं सकते थे।
लेकिन जब वो अपनी छत पर पहुंचा और अपनी पार्टी का साइज देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया। ये बहुत ज्यादा छोटा था, सिर्फ 10 लोग ही उसके पीछे आ रहे थे। ये सभी अपने आप में बेहतरीन लड़ाके भी थे। साफ था कि अगर बाकी लोग साथ होते तो वे मारियो के बिना भी बच जाते, लेकिन उनकी कम संख्या और सबसे बढ़कर उनकी धीमी और स्थिर रफ्तार ने लूक्रस को बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी लूक्रस ने देखा कि मारियो का बेटा एलियो ग्रुप के साथ नहीं था। उसने तुरंत कोई नतीजा नहीं निकाला, लेकिन उसने इस बात को अपने मन में रख लिया। वे कितने भी करीब क्यों न हो, ग्रुप जरा भी बेसब्र नहीं हुआ और अपनी ही रफ्तार से चलता रहा। उन्हें आखिरकार सराय तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। पिछले 2 योद्धाओं की तरह इस ग्रुप को भी सराय के अंदर का माहौल देखकर जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि वह बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग था। लेकिन पहले ग्रुप के उलट वे नागरिकों से भरी इस जगह पर पहुंचकर ज्यादा घमंडी नहीं बने। उनके जैसे गुंडों को दुनिया के तौर तरीकों की गहरी समझ थी। जिस कत्लगांव में अब बेबीलोन बदल चुका था, वहां इतनी आराम की जिंदगी जीने के लिए सिर्फ बेहिसाब और जबरदस्त ताकत ही काम आती थी। लूक्रस ने पहले ही सबके लिए खाना तैयार कर रखा था, और जब उसने उनके लिए गर्मा गर्म सूप के कटोरे रखे तो इन खुरदुरे और सख्त मिजाज आदमियों ने लूक्रस को पूरी इज्जत और एहसानमंदी से देखा और कई दिनों बाद अपना पहला खाना खाने बैठ गए। लेकिन मारियो खाने की तरफ नहीं गया, बल्कि बार में जाकर बैठ गया। उसकी गहरी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। उसने सिर्फ एक इशारे से तेज शराब मंगवाई और प्यासे आदमी की तरह एक ही सांस में पूरा गिलास गटक गया। तुम्हारी पार्टी मेरी उम्मीद से छोटी है, लूक्रस ने उस आदमी के पास जाते हुए कहा। मारियो जैसे आदमियों को दिलासे या मीठे शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके साथ ज्यादा नरमी या सावधानी से पेश आने पर वे नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा यही होता है कि आप जिस बात को लेकर उत्सुक हैं उसके बारे में उनसे सीधे सीधे पूछ लें। वह कमीना कातिल था, मारियो ने भारी आवाज में कहा। उसने एक और गिलास गटका और अपने लिए एक और ड्रिंक बनाने लगा। उसने हमें मवेशियों की तरह रोशनी की तरफ हाँका, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें एक एक करके मार सके। यहां तक कि मैं भी उसे पकड़ नहीं पाया। उसके पास परछाइयों में छिपने के बड़े चालाक तरीके हैं और लोगों को गायब करने के भी। बस थोड़ी देर बाद उनकी लाशें फिर से सामने आ जाती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रोशनी बनाने वाली व्यवस्था के फेल होने में उसका कोई हाथ था? नहीं होना चाहिए। हालांकि वो बहुत पेचीदा और चालाक है, लेकिन वह इतना ताकतवर नहीं है। उस व्यवस्था की सुरक्षा बहुत कड़ी है। उसकी सारी सुरक्षा घेराबंदी तोड़ने के लिए कम से कम एक शुरुआती स्तर के साधक की जरूरत होगी, और अगर वह इतना ताकतवर होता तो वह इस तरह कमजोर लोगों को निशाना नहीं बनाता। वह सीधे मुझे निशाना बनाता। इसके बजाय वह जो कर रहा है वह यह है कि वो मुझे निशाना नहीं बना रहा, बल्कि ठीक मेरे सामने मौजूद लोगों को निशाना बना रहा है। इसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम फर्क है। लूक्रस को यह जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो फर्क क्या था। एक का मतलब था कि वह कातिल इतना ताकतवर है कि मारियो को चुनौती दे सके, जबकि दूसरे का मतलब था कि कातिल जानता है कि वह खुद मारियो का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह इतना हुनरमंद या पागल जरूर है कि उसे उकसा सके। लूक्रस ने उससे पूछा कि क्या उसे शहर के बाकी हिस्सों के हालात के बारे में कुछ पता है, जिसके बारे में मारियो को कोई जानकारी नहीं थी। वह तब तक अपने ही इलाके में डटा रहा जब तक ये साफ नहीं हो गया कि अगर वे वहां से नहीं निकले तो वह कातिल उन्हें एक एक करके मार डालेगा। एक बात जिसने लूक्रस की जिज्ञासा जगाई वह ये थी कि उस कातिल के पास अंधेरे में घूमने वाले राक्षसों से बचने का कोई न कोई तरीका जरूर था। जहां बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं वो कातिल अंधेरे में ऐसे बेखौफ घूम रहा था जैसे कोई जहाज शांत पानी में तैर रहा हो। मारियो ने इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ नए मेहमानों के आने से सबका ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला गया। करने के लिए और कुछ खास था नहीं, इसलिए वे आपस में बातचीत करने लगे और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाने लगे। जल्द ही उस सराय में ठहरे लोगों के बीच एक नया डर फैलने लगा कि कहीं मारियो और उसका गिरोह उस कातिल को सीधे उनके पास ही तो नहीं ले आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सराय हमेशा की तरह ही सुरक्षित बनी रही। जहां बिग बेन और बेट्टी इस बात से ही खुश थे कि वे जिंदा और सुरक्षित हैं, वहीं तीनों जुड़वा बच्चों और उन बेकस को कई बार घबराहट के छोटे मोटे दौरे पड़े। उन सभी के परिवार के लोग बाहर उस अंधेरे में फंसे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें ढूंढने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते। नए मेहमानों के आने से जो थोड़ी सी हलचल और उत्साह पैदा हुआ था वह जल्द ही फीका पड़ गया, क्योंकि दिन फिर से अपनी पुरानी एक रास्ता में लौट आए थे। लूक्रस ने किसी तरह और गद्दे और बिस्तर का इंतजाम कर लिया था और बार के नीचे बने एक छिपे हुए कमरे को खोल दिया था ताकि सराय में और ज्यादा भीड़ न हो जाए। इसी तरह 7 और दिन बीत गए, और ठीक उसी समय खासकर बच्चे जब सब लोग लगभग अपना मानसिक संतुलन खोने ही वाले थे, तभी एक और समूह सराय की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ये समूह मारियो के समूह से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन जब वे पहुंचे तो उनकी हालत भी कहीं ज्यादा खराब थी। इस समूह का नेतृत्व एक रईस और लूक्रस की सराय में मदद करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों में से एक के माता पिता कर रहे थे। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उनकी कहानी भी मारियो जैसी ही थी। वे शहर के आसपास बने सुरक्षित इलाकों में से एक में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, जब तक कि एक दिन वह कातिल वहां नहीं आ गया और उन्हें एक एक करके मारना शुरू नहीं कर दिया।
पूरी तरह से हताश होकर ही वे अंधेरे में बाहर निकले थे, लेकिन रोशनी का वो विशाल खंभा उनकी पहली मंजिल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कातिल ने उन्हें इस रास्ते पर आने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि जब भी वे किसी दूसरी दिशा में जाते तो हत्याएं और बढ़ जाती। लूक्रस ने ये खबर हैरानी भरी शांति के साथ सुनी। ये बात समझ में आती थी। जिस पल बत्तियां गुल हुई थीं, तभी से उसे महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे कुछ बड़ा होने वाला है। 4 दिन बाद एक और आदमी वहां पहुंचा। वो अंधेरे में अकेला ही चला आ रहा था और उसके आसपास राक्षस मरते जा रहे थे। वह भी एक रईस था और वह एक भी इंसान को बचा नहीं पाया था। जिन लोगों को बचाने की उसने कोशिश की थी, उनमें से ज्यादातर को तो राक्षसों ने मार डाला था, और जो कुछ लोग बच गए थे उन्हें उस कातिल ने अपना शिकार बना लिया था। अगले दिन बाकी बचे तीनों रईस भी वहां पहुंच गए और वे भी एक बार फिर अकेले ही थे। अब तक तो वह टैवन पूरी तरह से खचाखच भर चुकी थी, यहाँ तक कि नीचे तहखाने में बनी गुप्त जगह भी भर गई थी। माहौल बेहद उदास और गंभीर था। ऐसा लग रहा था जैसे वे ही इस शहर के आखिरी बचे हुए लोग हों, क्योंकि किसी को भी यह पता नहीं था कि मेयर और शहर के पहरेदारों के साथ क्या हो रहा है। सराय में लगभग 100 लोग ठसाठस भरे होने के बावजूद वह जगह दुनिया की सबसे अकेली जगह जैसी महसूस हो रही थी। वे सुरक्षा के एक छोटे से टापू पर जी रहे थे, जिसके चारों ओर एक भूखी और गहरी खाई मौजूद थी। कम से कम तब तक तो ऐसा ही था जब तक कि डिनो और बेट्टी ने खाने पीने की चीजों के साथ कुछ नए नए प्रयोग करने शुरू नहीं कर दिए और हर किसी से यह पूछना शुरू नहीं कर दिया कि उनकी पसंदीदा डिश कौन सी है। रिक, जो न जाने कैसे हमेशा ही उन्हें खाने पीने का सामान उपलब्ध करा देता था, उसकी बदौलत सराय में खाने का समय दिन का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला समय बन गया था। लोग आपस में शर्तें लगाते थे और यह अंदाजा लगाने का खेल खेलते थे कि आज खाने में क्या बनने वाला है। वहां संगीत कभी बंद नहीं होता था और लूक्रस हर किसी के मनोरंजन के लिए बोर्ड गेम्स के अनगिनत नए नए आइडिया देता रहता था। सचमुच ऐसा महसूस होता था जैसे सराय के अंदर कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक दिन लूक्रस के मन में एक जबरदस्त विचार आया। अगर कोई बाहरी ताकत किसी कृत्रिम तरीके से हर किसी के मूड को खराब कर सकती है, तो क्या वो ठीक वैसा ही करके लोगों का मूड ठीक नहीं कर सकता? उसने एक ऐसा फॉर्मेशन खरीदा जो भावनाओं में होने वाले किसी भी बाहरी दखल को रोक देता था, और एक दूसरा फॉर्मेशन खरीदा जो मन को थोड़ा बहुत सुकून पहुंचाता था। बस इतनी ही जरूरत थी, क्योंकि अंदर मौजूद ढेर सारे बच्चे तुरंत खुश हो गए और उन्होंने सभी मेहमानों का मनोरंजन किया। उन्होंने अपने खुद के नाटक बनाए और अपनी खुद की प्रस्तुतियां दी। मन ही मन कोई भी यह नहीं भूला था कि वे एक बहुत ही मुश्किल हालात में फंसे हुए थे, लेकिन साथ ही वे इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने उन छोटी मोटी खुशियों का आनंद लेने का फैसला किया जो उन्हें मिल सकती थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिछले 3 दिनों से वो कातिल सराय के बाहर ही छिपा हुआ था, सड़क पर रोशनी बिखेरने वाली तेज लाइटों से बचते हुए। वो सब कुछ देख रहा था। सभी कीमती लक्ष्यों को एक ही जगह इकट्ठा करने की उसकी योजना कामयाब रही, लेकिन जिस बात की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि उसका सिस्टम उसे सराय के अंदर घुसने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बता पाएगा। इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह अपनी एक्स-रे दृष्टि का इस्तेमाल करके सराय और उसमें रहने वाले लोगों पर बारीकी से नजर रखे हुए था। अंदर इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं जिनकी कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इसलिए उस कातिल ने उनकी वजह जानने की कोई खास कोशिश भी नहीं की। उसका पूरा ध्यान तो बस सराय के अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढने पर ही लगा हुआ था। आखिरकार जब उसे खुद से कोई रास्ता नहीं मिला तो उसे अपने क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में से एक का सहारा लेना पड़ा, जिन्हें उसने मेयर को मारने के लिए बचाकर रखा हुआ था। सिस्टम डेथ बबल तैयार करो। उस इमारत के अंदर मौजूद सबसे कीमती व्यक्ति को अपना निशाना बनाओ। अचानक लूक्रस, जो अपने कमरे में बैठकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने में व्यस्त था, वहां से गायब हो गया। लूक्रस हमेशा की तरह बर्फ वाली चाय के एक टब में बैठकर साधना कर रहा था। इस चाय के स्नान से न सिर्फ उसकी साधना की गति तेज हो गई, बल्कि साधना पूरी होने के बाद उसके शरीर से एक भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी। पिछले कुछ हफ्तों में उसकी लगातार लगन और मेहनत की बदौलत उसे फाउंडेशन स्तर की साधना में कुछ हद तक प्रगति करने में सफलता मिली थी। लेकिन आज जब वह साधना में लीन था, तभी उसे अचानक एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ। ये खतरा बाहर से नहीं था, बल्कि उसकी साधना विधि में आई किसी गड़बड़ी का नतीजा था। कुछ ऐसा हुआ था कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके शरीर द्वारा अवशोषित की जा रही स्पिरिट एनर्जी की मात्रा में अचानक भारी बदलाव आ गया, जिसके चलते उसकी साधना विधि तत्काल बाधित होकर रुक गई। साधना में इस तरह की जबरदस्त रुकावट आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की मेरिडियन को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए काफी होती है, लेकिन लूक्रस अपनी असाधारण रूप से मजबूत काया और इस तथ्य की बदौलत बच निकलने में कामयाब रहा कि उसकी मेरिडियन को धातु से दोबारा गढ़ा गया था। फिर भी उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। हालांकि वो इस व्यवधान से बच निकलने में सफल रहा, लेकिन उसके मन से खतरे का एहसास अभी भी दूर नहीं हुआ था। लूक्रस ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो किसी बिल्कुल ही अनजान और अपरिचित जगह पर मौजूद है। वो एक समतल कच्ची सड़क पर खड़ा था, जिसके चारों ओर ढह चुकी इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा था।
आसमान हमेशा की तरह गहरा काला था, लेकिन उस विशाल विस्तार में तारों की जानी पहचानी टिमटिमाहट साफ दिखाई दे रही थी। आसमान की ओर देखते ही लूक्रस अचानक अतीत की यादों में खो गया, लेकिन ये समय उन ख्यालों में डूबने का नहीं था। उसने अपनी बाईं ओर मुड़कर देखा तो उसे मलबे के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। पत्थर के टूटे हुए टुकड़े और उनमें से बाहर झांकते हुए जंग लगे धातु के टुकड़े ढेर के रूप में पड़े थे। न जाने कब से इस अजीब जगह पर वे जस के तस पड़े हुए थे। लेकिन लूक्रस का ध्यान उस मलबे पर नहीं था। उसकी नजरें मलबे से ठीक पहले जमीन पर टिकी हुई थीं। वहां कोई भी मौजूद नहीं था, या कम से कम उसकी आंखों को तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा कुछ और ही कह रही थी। उसे अपनी अंतरात्मा से यह संकेत मिल रहा था कि उसके ठीक सामने कोई शिकारी घात लगाए खड़ा है, और वह एक ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गया है जिसका सामना उसने बहुत लंबे अरसे से नहीं किया था। कोई उसका शिकार करने की फिराक में था। ये ठीक वैसा ही अनुभव था जैसा उसे पहले कभी वेगास मिनिमा पर ज़ॉम्बीज़ द्वारा पीछा किए जाने के दौरान, या फिर निबिरू पर भेड़ियों के झुंड द्वारा पीछा किए जाने के दौरान हुआ था। लेकिन उस समय और अब के हालात में एक बहुत बड़ा फर्क था। वो फर्क ये था कि इस बार लूक्रस बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। मैं यहाँ पहुंचा कैसे? लूक्रस ने पूछा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। हालांकि उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी छठी इंद्रिय पहले कभी गलत नहीं हुई थी। इसके अलावा उसे काफी हद तक अंदाजा था कि वो किससे मिलने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदरूनी एहसास जो उसे तब हुआ था जब बत्तियां गुल हो गई थी, अब सच होने वाला था। उसके सवाल के बाद कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन आखिरकार उसे जवाब मिला। इस जगह को डेथ बबल कहते हैं। मैं जिसे भी निशाना बनाता हूँ उसे यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, और फिर हम में से कोई भी तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि दूसरा व्यक्ति मर न जाए। कुछ ही पलों बाद ठीक उसी जगह एक आदमी प्रकट हुआ जहाँ लूक्रस देख रहा था। वो पीला पड़ा हुआ और दुबला पतला था, जिसके बाल छोटे और गहरे रंग के थे। उसकी पतली काया देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे ठीक से खाना पीना नहीं मिला हो, लेकिन उसकी आंखें जीवन से भरी हुई थीं। उसने लूक्रस को देखकर एक कुटिल मुस्कान दी, जिससे उसके नुकीले पीले दांत दिखाई दिए। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो यहाँ आने पर जरा भी घबराया नहीं, उस हत्यारे ने एक उल्लास भरी आवाज में कहा। मुझे टेलीपोर्ट होने की आदत है, लूक्रस ने साफ साफ जवाब दिया। हालांकि वो एक जगह स्थिर खड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर नहीं रहा था। लूक्रस का दिमाग पूरी तेजी से दौड़ रहा था, और वह पहले से ही इस बात की योजना बना रहा था कि दूसरे व्यक्ति को कैसे मारना है। बहुत बढ़िया, तुम वाकई मजबूत हो। मैंने पहले कभी किसी बहादुर इंसान को नहीं मारा है। यह मेरे लिए एक नया अनुभव होगा। क्या तुम्हें इतना पक्का यकीन है कि मरने वाला मैं ही होऊंगा, तुम नहीं? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। अगर मैं तुम्हें मार ना पाता तो तुमसे मिलता ही क्यों? उसने बड़े उत्साह से जवाब दिया। उसके होठों से तो जैसे लार ही टपक रही थी। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। वह हत्यारा लूक्रस की आंखों के ठीक सामने स्थिर खड़ा था, लेकिन लूक्रस के पीछे चुपके से एक आकृति प्रकट हुई और उसने उसकी किडनी में छुरा घोंपने की कोशिश की। लूक्रस, जो अब सिर्फ अपनी आंखों और सुनने की शक्ति पर ही निर्भर नहीं रहता था, जरा भी हैरान नहीं हुआ और उसने बड़ी फुर्ती से घूमकर उस खंजर के वार को बचा लिया। ठीक उसी समय उसके बाएं हाथ के सामने कुछ ही अक्षरों का एक छोटा सा समूह तेजी से बन गया। अपने घूमने की गति का फायदा उठाते हुए लूक्रस ने अपने बाएं हाथ से आगे की ओर जोरदार वार किया। उसका निशाना उस आकृति की गर्दन थी, और उसकी बीच वाली उंगली के चारों ओर बर्फ की बनी एक छोटी सी भाले जैसी नोक उभर आई थी। वह आकृति, जो असल में वही हत्यारा निकला, इस अचानक हुए वार से हैरान रह गया और इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया कि उस वार से खुद को बचा सके। लेकिन जैसे ही बर्फ की छोटी सी धार हत्यारे की गर्दन से छुई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस मलबे पर लूक्रस खड़ा था वह खिसक गया, जिससे वह अचानक फिसल गया। लूक्रस का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसका वार चूक गया और वह एक बार फिर हत्यारे के सामने कमजोर पड़ गया। हत्यारे के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, और उसने अपना खंजर लूक्रस की ओर घुमाया। लेकिन भले ही लूक्रस वार से बच नहीं पाया, पर वह बेबस नहीं था। अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हुए लूक्रस ने टॉक टू द हैंड का प्रयोग किया, जिससे एक अदृश्य ढाल बन गई जिसने उस धार को रोक दिया। अपना वार रुक जाने पर हत्यारा पीछे की ओर कूदा ताकि वह फिर से संभल सके, और लूक्रस भी तेजी से उठ खड़ा हुआ। लूक्रस को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच मलबे पर फिसल गया था। आमतौर पर वह ऐसी गलती कभी नहीं करता। जो एरे उसने पहले इस्तेमाल किया था वह उन सबसे तेज और आसान एरे में से एक था जो उसे याद थे। ये हवा में मौजूद नमी को सोखकर एक ब्लेड बनाता था जो बहुत तेज और मजबूत होता था। लेकिन क्योंकि यह एक बहुत ही बेसिक एरे था, इसलिए ब्लेड की पकड़ ठीक नहीं थी, और यह उसकी उंगली पर तभी टिका रहता था जब वह सीधे सीधे हमला करता था। अगर वह काटने वाला हमला करने की कोशिश करता तो ब्लेड गिर जाता। फिर भी इस ब्लेड की मारक क्षमता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा यह उन कई एरे में से सिर्फ एक था जो लूक्रस को याद थे। आखिर में लूक्रस ने सिर्फ याद करने से भी एक कदम आगे बढ़कर काम किया था। उसने अपना एक बहुत ही आसान सिस्टम बनाया था, जिसकी मदद से वह मौके पर ही नए एरे बना सकता था।
क्योंकि एरे से हमला करने में रीगल एब्रेस की वजह से कोई रुकावट नहीं आती थी, इसलिए लूक्रेस की मारक क्षमता बहुत बढ़ गई थी। अब अपने खुद के हथियारों से लैस होकर लूक्रेस ने हत्यारे के दोबारा हमला करने का इंतजार नहीं किया और खुद ही पहल की। 2 एरे तेजी से बनने लगे, हर हाथ के सामने एक। उसके बाएं हाथ के ऊपर नारंगी रंग की आग का एक गोला बना और उसने अपने दाएं हाथ से हत्यारे पर निशाना साधा। इससे पहले कि हत्यारा कोई प्रतिक्रिया दे पाता, आग का वो गोला इतनी तेजी से उसकी तरफ लपका कि उससे बचना नामुमकिन था। ये दूसरी बार था जब हत्यारा अचानक हुए हमले से हैरान रह गया था और उसे प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। लेकिन महज एक इत्तेफाक से पास में मौजूद एक पुराना खंडहर जो न जाने कितने सालों से इन खंडहरों के बीच बचा हुआ था, उनकी लड़ाई से पैदा हुई हल्की फुल्की कंपन की वजह से टूट गया। वो दीवार ठीक उसी समय गिरी जब आग का गोला हत्यारे तक पहुंचने वाला था और उसने उस गोले को रोक लिया, जिससे वो गोला फट गया। हवा में धूल का एक बादल छा गया, जिससे लूक्रेस की नजरें धुंधला गईं और हत्यारा उस धूल के पर्दे के पीछे छिप गया। जब धूल छिटी तो हत्यारा एक बार फिर गायब हो चुका था। लेक्स उसे कुछ समय के लिए ढूंढ नहीं पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि अब हत्यारा उसे सीधे तौर पर निशाना नहीं बना रहा था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और उसने रिप्पल शेल का इस्तेमाल किया ताकि अगर हत्यारा कोई छिपा हुआ हमला करने में कामयाब हो जाए तो वो बच सके। इस दौरान वो ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर हुआ क्या था। 2 बार वो हत्यारे को लगभग मार ही चुका था। अगर हत्यारा हमले से बचने या उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ लेता तो उसे कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बचाने के लिए लगातार अजीब अजीब इत्तेफाक होते जा रहे थे। क्या ये सब हत्यारे की ही कोई चाल थी या फिर ये सब महज इत्तेफाक थे? वो इस मुश्किल से कैसे निपटता? लूक्रेस के मन में कुछ विचार आए और उसने अपने जाने पहचाने बड़े अरेज में से एक बनाना शुरू कर दिया। इसे तैयार होने में कुछ सेकंड लगते, जिस दौरान वो बचाव नहीं कर पाता, इसलिए उसे पूरी तरह से चौकस रहने की जरूरत थी। उसकी पीठ में सिहरन हुई और वह एक बार फिर फुर्ती से एक तरफ हट गया। ठीक उसी समय उसने देखा कि वह कातिल उसे घूर रहा है। उसके चेहरे से पहले वाली खुशी गायब थी और वह अपनी चाकू से उस पर वार कर रहा था। मैं तुम्हारी मौत को बहुत दर्दनाक बनाऊंगा, कातिल ने दांत पीसते हुए कहा। एक पल के लिए उसे सचमुच अपनी जान का डर सताने लगा था। अगर उसकी किस्मत इतनी अच्छी न होती तो वह उस आग के गोले की चपेट में आकर मर चुका होता। इस जवाबी हमले से भड़ककर कातिल ने अब खुद को रोकने की कोई परवाह नहीं की और अपने सिस्टम से मिले सभी क्वेस्ट आइटम्स का इस्तेमाल कर डाला। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वे सभी आइटम्स उसके हमले के तरीके से पूरी तरह मेल खाते थे। कातिल लगातार चाकू से वार और हमले करता रहा, जिसकी चालों में कुछ हद तक अनाड़ीपन झलक रहा था। लेकिन वह चाहे कितना भी लापरवाह क्यों न दिखता हो, उसने इतने ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था कि लूक्रेस उसे हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि लूक्रेस ने उसके हमलों का सीधे सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। ठीक जिस पल वह उस एरे को पूरा करने ही वाला था, उसे अपनी पीठ में किसी चीज के चुभने का एहसास हुआ। वो तेज दर्द, जो कि किसी भी सामान्य दर्द से कहीं ज्यादा भयानक था, इतना जबरदस्त था कि लूक्रेस का उस एरे पर से नियंत्रण ही खत्म हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वहां एक जोरदार धमाका हो गया। लपटों की गर्मी या गड़गड़ाहट की आवाज से ज्यादा धमाके के दबाव ने लूक्रेस को हिलाकर रख दिया। उसका शरीर एक गोली की तरह हवा में ऊपर उछल गया और एक जिम्नास्ट की तरह घूमता फिरता रहा, जैसे कोई अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हो। कुछ सेकंड लगे जब तक कि घबराए हुए और चक्कर खा रहे लूक्रेस को कुछ पल की समझ वापस नहीं आए, और कुछ और सेकंड लगे जब वो अपने शरीर को स्थिर कर पाया। पलक झपकते ही उसने अपने शरीर को हुए नुकसान का जायजा लिया और उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी पीठ पूरी तरह से सुरक्षित थी। वहां कोई घाव नहीं था और दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था, जैसे कि वो सिर्फ उसके मन का वहम हो। इसके अलावा उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके शरीर से गुजरने वाली झटकेदार लहर ने लूक्रेस की हड्डियों तक को हिलाकर रख दिया था। और हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी एरे बनाने की योजना में जो साफ साफ कमी रह गई थी, उससे उसे ज्यादा तकलीफ हुई। अब और कोई जोखिम न उठाने का फैसला करते हुए लूक्रेस ने उन सभी एरे को रद्द करने का निर्णय लिया जिन्हें बनाने में 2 सेकंड से ज्यादा का समय लगता। लेकिन इससे पहले कि वो उस हत्यारे पर हमला करने के लिए कुछ कर पाता, उसे ये सुनिश्चित करना था कि वो सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरे। उसने तुरंत अपनी दिशा बदलने के लिए छोटे और तेज एरे बनाए, इस डर से कि कहीं हत्यारे ने उसके गिरने की जगह पर उसके लिए कोई जाल तो नहीं बिछा रखा है, और तुरंत ही अपने नीचे उतरने की गति धीमी कर दी। लेकिन दिशा बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस पल वो जमीन पर उतरा उसके पैरों में 2 तेज चुभने वाले दर्द उठे, जैसे कि वो सीधे 2 भाले के ऊपर जा गिरा हो। पहले के अनुभव के बावजूद लूक्रेस खुद को नीचे देखने से रोक नहीं पाया और उसने पाया कि उसके पैर पूरी तरह से सुरक्षित थे। उसकी पीठ में एक सिहरन सी हुई जो किसी आने वाले हमले की चेतावनी थी। लेकिन पैरों के दर्द और उन्हें देखने की उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ने कुछ कीमती पल बर्बाद कर दिए, जिसके चलते वह हमेशा की तरह तुरंत पलटवार नहीं कर पाया। इसके बजाय वह आगे की ओर कूदा और कुछ दूरी बनाने के लिए जमीन पर लुढ़क गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हत्यारा कहीं भी नजर नहीं आया। लूक्रेस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।
हालांकि उस हत्यारे के हमले कितने ही अनाड़ीपन भरे क्यों न लगते हों, लेकिन उसके पास जो क्षमताएं थीं वे पूरी तरह से असली और बेहद जानलेवा थीं। अब तक लूक्रस ये समझ चुका था कि जब भी उसे कोई तेज चुभने वाला दर्द महसूस होता था तो वो असल में एक छलावा होता था जिसका एकमात्र मकसद उसका ध्यान भटकाना होता था। लेकिन उसने दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि यह सिर्फ एक चाल हो ताकि जब वह किसी हमले की उम्मीद करना छोड़ दे तब असली हमला हो जाए। उसे हत्यारे के अचानक गायब हो जाने और लगातार पीछे से हमला करने की कुछ हद तक आदत भी पड़ गई थी, लेकिन वह इस बात को लेकर भी ज्यादा बेफिक्र होने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन वो चाहे कुछ भी करता, लूक्रस हत्यारे के पहले हमला करने का इंतजार करके उसे हरा नहीं सकता था। उसने जल्दी से एक योजना बनाई और एक ऐसा घेरा बनाया जिससे घुटनों के स्तर तक धीरे धीरे कोहरा जमा होने लगा। इस तरह जैसे ही हमलावर हमला करने की कोशिश करता वो तुरंत पता लगा लेता। उसने एक और घेरा भी बनाया जिसमें उसने नीचे के कोहरे का इस्तेमाल करके एक जाल छिपा दिया। लेकिन उस जाल का असर इस बात पर निर्भर करता कि क्या हत्यारा पीछे से ही हमला करता रहेगा और हमले का तरीका कैसा होगा। अगर वह अपने साथ अपनी सोचने समझने की शक्ति भी लाया होता तो वो और भी ज्यादा पेचीदा और शक्तिशाली जाल बिछा पाता, लेकिन अफसोस जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। उसकी पीठ में एक बार फिर झंझनाहट हुई और जाल के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए लूक्रस ने आम तरीके से ही वार से खुद को बचाया। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखने लगा उसकी पीठ में फिर से झंझनाहट हुई। इस बार हमला इतना तेज था कि चेतावनी मिलने के बाद भी लूक्रस खुद को बचा नहीं पाया और किसी चीज ने उसकी पीठ पर जोर से टक्कर मारी जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। ये हमला चाकू की तरह तेज और चुभने वाला नहीं था जैसा कि उसे उम्मीद थी। इसके बजाय यह एक जोरदार और भारी टक्कर थी, मानो किसी ने उसे किसी बड़े और नर्म थैले या वैसी ही किसी चीज से मारा हो। तू कुछ भी नहीं है बेवकूफ, हत्यारा चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और जीत की खुशी दोनों ही झलक रहे थे। तू कुछ भी नहीं है, तू मर चुका है, अब बस तेरी आखिरी छटपटाहट ही बाकी है। भले ही लूक्रस का सिर चकरा रहा था, फिर भी वो अपने आसपास की चीजों पर पूरा ध्यान दे रहा था। और जिस पल उसे पता चला कि आवाज किस तरफ से आ रही है, उसने तुरंत एक और आग का गोला उस तरफ फेंक दिया। लेकिन इस बार कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे हमला रुक पाता और हत्यारे ने बड़ी आसानी से खुद को उस हमले से बचा लिया। फिर भी जब वो लूक्रस को चिढ़ाने के लिए उसकी तरफ मुड़ा तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि एक जलता हुआ इंसान उसकी ही तरफ चला आ रहा है। लूक्रस ने असल में खुद को ही आग लगा ली थी, यह कोई ध्यान भटकाने वाली चाल नहीं थी। इसके बजाय लूक्रस पूरी तरह से अपनी सहज वृत्ति के हिसाब से काम कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के उस हिस्से पर जहां उसे पहले चोट लगी थी कोई चिपचिपी चीज चिपक गई है, और वो चीज जिंदा थी जो उसकी त्वचा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसे उस चीज से अपनी जान को सचमुच का असली खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसकी सहज बुद्धि से मिली जानकारी उलझी हुई और अस्पष्ट थी। वो बस इतना ही समझ पाया कि वह चीज जिंदा है और अब जब वो उसकी त्वचा से चिपक गई है तो आसानी से हटेगी नहीं। इसलिए अपने शरीर की मजबूती का फायदा उठाते हुए लूक्रस ने एक एरे का इस्तेमाल करके खुद को आग लगा ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दर्द से कहीं ज्यादा लूक्रस को इस बात से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसे खुद को आग लगाने पर निर्भर रहना पड़ रहा था। शर्मिंदगी की यह भावना उस हालिया गर्व से पैदा हुई थी जो लूक्रस के अंदर तब पनपा था जब उसने इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया था। अब ये गर्व उसके शरीर को ढकी हुई आग से कहीं ज्यादा तेज लपटों को हवा दे रहा था और इसने लूक्रस के दिमाग को एक ऐसी तेजी में डाल दिया जो पहले कभी नहीं थी। ये कुछ वैसी ही फ्लो की भावना थी जो लूक्रस को पहले महसूस होती थी, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और इसमें पाबंदियां भी बहुत कम थीं। न सिर्फ उसका दिमाग तेजी से काम करके उन सारी जानकारियों को सोख रहा था जो उसकी अलग अलग इंद्रियां और सहज ज्ञान उसे दे रहे थे, बल्कि वह लगभग अपने दिमाग को दो हिस्सों में बांट सकता था। वह अपना ज्यादातर ध्यान किसी एक काम पर लगा सकता था, जबकि अपने विचारों का एक हिस्सा किसी दूसरे काम पर लगा सकता था, और वह भी काम की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना। इसके अलावा उसकी सोचने की प्रक्रिया में जो तेजी आई थी वो उस समय से दर्जनों गुना ज्यादा थी जब वह क्रिस्टल रेस द्वारा बनाया गया ताज पहनता था, या तब भी जब वह फाउंडेशन दायरे में प्रवेश करने से पहले प्रवाह की स्थिति में जाता था। अगर लूक्रस को इस तेजी का पहले से अंदाजा होता तो ये बहुत फायदेमंद साबित होती, लेकिन क्योंकि लूक्रस को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वह अचानक ही इस स्थिति में फंस गया था, इसलिए उसकी सारी अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा उस हत्यारे के प्रति उसके गुस्से पर केंद्रित हो गई। लूक्रस ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे सीखने के बाद से उसने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, होम स्वीट होम, और एक ऐसी जबरदस्त तेजी के साथ जिसे समझना लगभग नामुमकिन था, वह पलक झपकते ही उस हत्यारे के सामने पहुंच गया और अपने जलते हुए शरीर से सीधे उसे जोरदार टक्कर मार दी। जलकर और कुचलकर हत्यारे का शरीर दूर जा गिरा, लेकिन लूक्रस ने उसकी एड़ी पकड़ ली ताकि वह उड़कर दूर न जा सके। एक जोरदार और गुस्से से भरी दहाड़ के साथ लूक्रस ने उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया और अपना जलता हुआ पैर उसकी छाती पर रख दिया। उसने अपना एरे हत्यारे के चेहरे पर साधा और उस पर आग का एक गोला छोड़ दिया।
लेकिन ठीक उसी पल जब आग का गोला उसे लगने ही वाला था, उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया और उसका शरीर रास्ते से हट गया। लूक्रस ने तुरंत बहुत सारी जानकारियां सोख ली और तेजी से इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हमले जानलेवा न हो तो कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वह हत्यारे को मारने की कोशिश करता, कोई न कोई चीज उसे ऐसा करने से रोक देती। उसके मन में कुछ थ्योरीज आई, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें आजमा पाता, हत्यारे ने गुस्से में एक चीख मारी, क्योंकि वह सिंकहोल के ऊपर लटका हुआ था और उसके हाथ से ही गायब हो गया। लूक्रस ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक और नतीजा निकाला। हत्यारा अदृश्य नहीं हो रहा था, बल्कि पूरी तरह से गायब हो रहा था या कहीं और टेलीपोर्ट हो रहा था। लूक्रस ने 2 और एरे बनाए, इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि वह अभी भी आग की लपटों में घिरा हुआ था और वह चिपचिपा पदार्थ जो उसके कंधे से चिपक गया था, अब तक पूरी तरह से जल चुका था। अपनी ओवरड्राइव स्थिति में भी उसे ये 2 एरे बनाने में 2.4 सेकंड लगे। लेकिन जैसे ही वे पूरे हुए, उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर बहने लगी, जो एक घेरे में घूम रही थी। उसका जलता हुआ शरीर एक चकमक पत्थर की तरह काम कर रहा था, और उसने उस ऊर्जा को एक आग के बवंडर में बदल दिया जो बाहर की ओर फैलने लगा, और जिस भी चीज को छूता उसे तेजी से जला देता। ये हमला हत्यारे के टेलीपोर्टेशन की सीमाओं को उजागर कर देगा, अगर कोई सीमा थी तो। खैर, यह उसकी क्षमता की सीमाओं का पूरी तरह से परीक्षण तो नहीं कर सकता था, लेकिन लूक्रस उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा। कुछ ही पलों में वो बवंडर दिखाई देने वाली आधी जमीन पर फैल गया और बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक और बिना किसी चेतावनी के आसमान से एक जलता हुआ उल्कापिंड गिरा। वो उल्कापिंड लूक्रस से कुछ दूरी पर जमीन से टकराया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने लूक्रस को भी चौंका दिया। उसने तुरंत टॉक टू द हैंड का इस्तेमाल किया और आग के बवंडर तथा उल्कापिंड के बीच हुई टक्कर के असर को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। अदृश्य ढाल में दरारें पड़ गईं, लेकिन वह तब तक टिकी रही जब तक धमाके की जोरदार लहर गुजर नहीं गई। अपने पीछे वह एक ऐसी जगह छोड़ गई जो प्रलय के मैदान जैसी लग रही थी। जमीन के केवल 2 छोटे हिस्से ही सुरक्षित लग रहे थे, एक लूक्रस की ढाल के पीछे और दूसरा जो संयोगवश एक विशाल चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, जो जमीन से बाहर निकली हुई थी। उस चट्टान के पीछे हत्यारा खड़ा था, हांफता हुआ और दर्द से कराहता हुआ। हालांकि उसके कानों में जोर की गूंज हो रही थी, फिर भी हत्यारा एक हल्की सी आवाज सुन पाया। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे आग की लपटों में घिरा हुआ लूक्रस दिखाई दिया, जो चट्टान के ऊपर से उसे नीचे की ओर देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा किसी को मौत की सजा सुनाने वाला हो। इससे पहले कि हत्यारा चीख पाता या चिल्ला पाता, लूक्रस ने होम स्वीट होम का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर अपने शरीर से उसे जोरदार टक्कर मारी। लूक्रस के शरीर पर लगी आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में बदले की आग अभी भी भड़क रही थी और वह लगातार बिना रुके हमला करता रहा। अरेस का सहारा लेना छोड़कर लूक्रस ने अपने खाली हाथों से ही उसे पीट पीट कर बेदम कर दिया। चूंकि जानलेवा हमले करने से संयोग सक्रिय हो सकते थे, इसलिए लूक्रस का मकसद उसे सिर्फ अपाहिज करना था। हत्यारे के दुबले पतले शरीर पर एक के बाद एक घूंसे पड़ते रहे और उसका शरीर धीरे धीरे टूटता गया। दूसरे बॉडी कल्टीवेटर्स के मुकाबले लूक्रस की ताकत शायद उतनी प्रभावशाली न हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बॉडी कल्टीवेटर नहीं था, लूक्रस का हर घूंसा किसी भारी भरकम रैकिंग बॉल की टक्कर जैसा था। न तो पलटवार कर पाने की हालत में और न ही खुद को बचा पाने की स्थिति में हत्यारा एक बार फिर गायब हो गया। लेकिन धमाके की वजह से वह पूरा खंडहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और छिपने की कोई भी जगह बाकी नहीं बची थी। जैसे ही लूक्रस एक बड़े पत्थर पर चढ़ा, उसे दूर जमीन पर बेसुध पड़ा हत्यारा आसानी से दिखाई दे गया। हत्यारे को पलटवार करने का जरा भी मौका न देते हुए लूक्रस एक बार फिर उसकी तरफ तेजी से लपका। लेकिन लूक्रस के लगातार और जोरदार हमलों ने हत्यारे को हताशा की हद तक पहुंचा दिया था। अब वो बिना सोचे समझे अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करने लगा। ठीक उसी समय लूक्रस को रोकने के लिए हत्यारे के शरीर के चारों ओर एक नीले रंग का बुलबुला उभर आया और लूक्रस सीधे अपना सिर उसी बुलबुले से जा टकराया। समय पर खुद को रोक न पाने के कारण लूक्रस का शरीर उस बुलबुले से जोरदार तरीके से टकराया और फिर एक जोरदार झटके के साथ पीछे की ओर जा गिरा। उसकी नाक टूट गई और उससे खून बहने लगा। गुस्से से आग बबूला होने के बावजूद उसके मन का एक कोना इस विडंबना पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया कि अब तक उसे जितने भी गहरे जख्म लगे थे, वे सब उसी के अपने किए धरे का नतीजा थे। हत्यारे को लूक्रस के इस तरह खुद पर तरस खाने या खुद की बुराई करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो अपने मर्डर पॉइंट्स खर्च करके अपने पास उपलब्ध हर चीज खरीदना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते हवा में से ही कई मैनेकिन पुतले प्रकट होने लगे। उन सभी के हाथों में हत्यारे जैसे ही तेज धार वाले ब्लेड थे और वे सभी अपनी काली काली आंखों से लूक्रस को घूर रहे थे। जब ऐसे 109 मैनेकिन प्रकट हो गए तो उन सभी ने एक साथ मिलकर लूक्रस पर हमला बोल दिया। उनके बीच तालमेल इतना जबरदस्त था कि ऐसा लग रहा था मानो कोई उच्च शक्ति उनके हर एक कदम को नियंत्रित कर रही हो। उनके हर हमले हत्यारे के हमलों के मुकाबले कहीं ज्यादा सधे हुए और जानलेवा थे।
हालांकि लूक्रस उनके हमले करने के तरीके में हत्यारे के हमलों की हल्की सी झलक या समानता जरूर भांप सकता था। फिर भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। शारीरिक हमलों जैसी सरल और सीधी चीजें भी लूक्रस को तब तक नहीं हरा सकती थी जब तक कि गति और ताकत में बहुत बड़ा अंतर न हो, जो कि था ही नहीं। अपनी सहज प्रवृत्ति के मार्गदर्शन में लूक्रस इतनी सहजता से हमलों से बच रहा था कि अगर कोई उसे देखता तो उसे लगता कि लूक्रस और पुतले जानबूझकर उससे बचने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हमले से पहले ही तय कर लिया हो कि उसे कहां जाना है, और लगभग यही हो रहा था। यह उनके एकदम सटीक तालमेल की वजह से आई एक खामी थी। उस सटीक तालमेल के कारण उनके अगले कदम अनुमान लगाने योग्य हो गए थे, यहां तक कि अपनी अति सक्रिय अवस्था में भी लूक्रस 4-5 कदम आगे क्या होगा इसका अनुमान लगा सकता था। लूक्रस जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही उस पर कोई दबाव भी नहीं था। इससे उसे पुतलों से निपटने के लिए रणनीति बनाने का मौका मिला। लेकिन हत्यारा अभी रुका नहीं था, क्योंकि उसने इतने लोगों को मार डाला था कि उसने काफी मात्रा में मैजिक पॉइंट्स जमा कर लिया था। एक पुतला उसके ऊपर मंडरा रहा था, उसके टूटे हुए शरीर को ठीक कर रहा था, जबकि 2 और भी डरावने पुतले पहरेदारों की तरह उसके चारों ओर खड़े थे। इसके अलावा हत्यारे के शरीर के चारों ओर धातु की कीलों से भरा कवच धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। थोड़ी दूरी पर जमीन से मिट्टी अपने आप इकट्ठा होकर एक विशालकाय राक्षस का रूप ले रही थी। आसमान में तारों की रोशनी उन बादलों से ढकी हुई थी जो बनने लगे थे। लूक्रस इन सब चीजों को देख रहा था, हालांकि वो पुतलों से बचने में व्यस्त था। उसे नहीं पता था कि हत्यारा अचानक ये सब कैसे कर रहा था, लेकिन बेहतर यही था कि उसे पूरी तरह से तैयार होने दिया जाए। उसके दिमाग में वे सभी तरीके घूम रहे थे जो उसने याद कर रखे थे, लेकिन कोई भी इस स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं था। वो विश्लेषण का इस्तेमाल करने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि हालांकि उसने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन हो रहे असामान्य संयोगों के कारण लूक्रस जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर संयोग हमले को रोकने के बजाय किसी तरह लूक्रस के विश्लेषण को बाधित कर देता तो परिणाम विनाशकारी होता। उसके द्वारा बनाई जा रही आकृतियों के समाप्त होते ही उसने गहरी सांस ली। जमीन कांप उठी और सैकड़ों नुकीले मिट्टी के खंभे जमीन से फूट पड़े, जिन्होंने अधिकांश पुतलों को भेद दिया। अब लूक्रस की बची हुई अरेज की तैयारी का इस्तेमाल करने का समय आ गया था। अलग अलग स्थितियों के लिए नई अरेज बनाना एक बेहद मुश्किल काम था। अगर उसके पास समय होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन युद्ध की गहमागहमी में यह मुमकिन नहीं था। इसलिए लूक्रस ने प्रोग्रामिंग के अपने ज्ञान और क्रिस्टल क्षेत्र में अरेज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी कनेक्टिंग विधि का उपयोग करके एक रास्ता खोज निकाला। इससे अरेज की शक्ति थोड़ी कम हो जाती, लेकिन ये काफी अच्छा था क्योंकि इससे बहुमुखी प्रतिभा मिलती थी। लूक्रस ने 100 से भी ज्यादा बहुत छोटे छोटे एरे याद कर लिए थे, जो बहुत ही आसान और बुनियादी काम करते थे। शुरू में वो उन्हें फंक्शन कहना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने उन्हें बस अक्षर कहना शुरू कर दिया। इसकी वजह यह थी कि जिस कॉन्सेप्ट पर वह काम कर रहा था वह इन छोटे छोटे एरे को इस तरह से जोड़ना था जैसे अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं और फिर शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। इन तथाकथित अक्षरों को आपस में जोड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भाषा में भी अक्षरों के व्यवहार को लेकर कुछ नियम होते हैं। फिर एरे जैसी जटिल चीज की तो बात ही छोड़िए। फिर भी कई छोटे एरे को जोड़कर एक बड़ा एरे बनाने का यह विचार इतना लुभावना था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और इसे डिजाइन करना भी काफी आसान था। अब उसे जिस चीज की जरूरत थी वह थी जबरदस्त और केंद्रित मारक क्षमता। इसलिए उसने ठीक वैसा ही एक एरे बनाना शुरू कर दिया। अपनी मौजूदा रफ्तार से वह 1 सेकंड के अंदर गर्मी इकट्ठा करने वाले 10 छोटे छोटे एरे बना सकता था। जिस एरे की उसने योजना बनाई थी उसके लिए उसे ऐसे सैकड़ों एरे की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए उसने इंतजार नहीं किया और तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड बीते थे कि उस हत्यारे को एहसास हुआ कि लूक्रस उस पर हमला नहीं कर रहा है जैसा कि वो आमतौर पर करता था, बल्कि इसके बजाय वह किसी चीज की तैयारी कर रहा है। हमला करो, उसने अपने आखिरी 2 पुतलों पर चिल्लाकर हुक्म दिया जो उसके अंगरक्षकों का काम कर रहे थे, और साथ ही मकड़ी जैसे दिखने वाले उस मिट्टी के राक्षस पर भी। हमला करो, हमला करो, हमला करो, मेरे लिए इसे मार डालो। एक तेज चुभने वाला दर्द सीधे उसकी आंखों से होता हुआ उसके दिमाग तक जा पहुंचा। लेकिन अपनी ओवरड्राइव अवस्था में होने के कारण लूक्रस जरा भी नहीं हिला। इस समय उसके लिए दर्द का कोई मतलब ही नहीं था। वे पुतले पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गए। इन दोनों के हाथों में एक एक तलवार और ढाल थी। वे पिछले पुतलों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा ताकतवर भी थे। सच कहूं तो वे वाकई में बहुत ही खतरनाक दुश्मन थे। खैर, वे तभी तक खतरनाक थे जब तक उनका सामना लूक्रस से नहीं हुआ था। अपनी सहज वृत्ति से मिली पहले से चेतावनी के कारण लूक्रस ने हर हमले को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। असल में लूक्रस ने उस हत्यारे से अपनी नजरें हटाई भी नहीं। वो बड़े ही आराम से उन पुतलों की तलवार के हर वार से खुद को बचाता रहा। वो मिट्टी का राक्षस जो 12 फीट ऊंचा था भी वहां पहुंच गया और अपने अनगिनत पैरों से लूक्रस पर जोरदार वार करने लगा। वो बाकी दोनों जितना तेज तो नहीं था, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर जरूर था।
उसके विशाल पैरों से हुए धमाके के कारण धूल और मलबा हवा में उड़ गया, फिर भी लूक्रस हवा की तरह ही पकड़ में न आने वाला था। हत्यारे के मन में डर की एक हल्की सी झलक उभरी जब उसने लूक्रस को देखा, जिसने उससे नजरें नहीं हटाई थीं। लेकिन डर के तुरंत बाद ही पागलपन हावी हो गया। उसने अपने हाथों को जोड़कर एक अजीब सा निशान बनाया और कोई अनोखी प्रार्थना बुदबुदाने लगा। जिस पल उसने पहला शब्द बोला, लूक्रस को अपने आसपास खतरा बढ़ता हुआ महसूस हुआ और वह जान गया कि अब वो और समय बर्बाद नहीं कर सकता। वो जो कुछ भी कर रहा था उसे रोकना ही होगा, लेकिन उसका एरे भी अभी तैयार नहीं था। इसमें कुछ और सेकंड लगेंगे। वह द्वंद्व अचानक एक जानलेवा इंतजार के खेल में बदल गया और जो कोई भी पहले वार करता उसे ही बढ़त मिलती। आमतौर पर इतने ज्यादा दबाव में लूक्रस शायद घबरा जाता, लेकिन उसकी ओवरड्राइव अवस्था ने उसे अपने हर विचार पर पूरा नियंत्रण दिया हुआ था। घबराहट इस समय कोई काम की भावना नहीं थी, इसलिए वो कभी सक्रिय ही नहीं हुई। बेशक इसका एक कारण ये भी था कि लूक्रस का मन गर्व और गुस्से से भरा हुआ था। ठीक जब लूक्रस का एरे पूरा होने में सिर्फ 2 सेकंड बाकी थे, उसने अपने हमलावरों को चकमा दिया और हत्यारे की ओर तेजी से लपका। एक ऐसा राक्षस जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, अचानक लूक्रस के सामने प्रकट हो गया और उसका रास्ता रोक दिया। अपने इरादे न बदलते हुए लूक्रस ने होम स्वीट होम का इस्तेमाल किया और सीधी रेखा में आगे बढ़ता रहा। या तो वो राक्षस के शरीर को चीरता हुआ निकल जाता या उसे अपने साथ घसीट ले जाता। लेकिन धूल से बना कोई राक्षस इतना मजबूत कैसे हो सकता था कि वो लूक्रस को रोक पाए? राक्षस की छाती को चीरता हुआ लूक्रस उस नीले बुलबुले के सामने जा पहुंचा जिसने हत्यारे को घेर रखा था, और अपनी दाईं हथेली उसकी ओर तान दी। यहां तक कि लूक्रस भी ये देखने को उत्सुक था कि अब कौन सा संयोग उसे रोक पाएगा। जब हत्यारे ने लूक्रस की हथेली की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वो भूल गया कि उसने एक खास कवच पहना हुआ है, और यह भी भूल गया कि वो हिलने डुलने के लिए कुछ कर भी सकता है। लूक्रस को एक राक्षस के शरीर को चीरते हुए सीधे अपने सुरक्षा एरे की ओर बढ़ते देखना उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया था। हालांकि वो राक्षस मिट्टी का बना था, लेकिन जब मिट्टी काफी ज्यादा ठोस हो जाती है तो उसे तोड़कर निकलना न तो आसान होता है और न ही सरल। फिर उसकी आंखों में एक खास भाव था। उसकी आंखों में भरी अवमानना दिन के उजाले की तरह साफ थी, और हत्यारा पूरी तरह से सम्मोहित हो गया था। वो कहीं और देख ही नहीं पा रहा था। वे ऐसी आंखें थीं जो उसे बता रही थी कि कोई भी किस्मत उसे रोक नहीं सकती। उसके सिस्टम से मिलने वाली कोई भी मदद काफी नहीं थी। कोई भी तलवार इतनी तेज या इतनी मजबूत नहीं थी। वे ऐसी आंखें थीं जो उसे बता रही थी कि मौत अब करीब है। हत्यारे का दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन उसे जाहिर करने का समय नहीं था। लूक्रस की हथेली से एक तेज पीली रोशनी निकली। अगले ही पल लूक्रस के हाथ से 3 मीटर व्यास वाली पीली रोशनी की एक किरण निकली। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, नहीं कोई सोनिक बूम सुनाई दिया। इसके अलावा न तो किसी चीज के टकराने की आवाज आई और न ही किसी चीज के टूटने फूटने की। एक पल सब कुछ ठीक था, और अगले ही पल एक विशाल पीली किरण प्रकट हुई और अनंत की ओर बढ़ गई। दूर से देखने पर यह नजारा काफी सुखद लग रहा था, लेकिन पास से देखने पर कोई भी उस किरण से निकलने वाली झुलसा देने वाली, भस्म कर देने वाली गर्मी से पूरी तरह से विचलित हो जाता। जब वह रोशनी गायब हुई तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज भी गायब हो गई। यहां तक कि जमीन भी, जहां जहां उस रोशनी ने छुआ था, उस गोलाकार किरण के आकार में पूरी तरह से गायब हो गई। उसके जले हुए किनारों से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। ये लूक्रस द्वारा किया गया अब तक का सबसे विनाशकारी हमला था, जिसने अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को साफ कर दिया था। लगभग इसलिए क्योंकि जब रोशनी गायब हुई तो जमीन पर एक आकृति गिर पड़ी। हत्यारे ने जो कवच पहना हुआ था वह पिघलकर एक तरल पदार्थ में बदल गया था और हवा में उड़ गया था। फिर भी हत्यारा इसलिए बच गया क्योंकि उसने अपने शरीर पर एक सुरक्षा कवच पहना हुआ था। वो सुरक्षा कवच किसी अजीब संयोग से खास तौर पर गर्मी पर आधारित हमलों से बचाने के लिए ही बनाया गया था, और हत्यारे की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुका था। हत्यारे को जिंदा देखकर लूक्रस को जरा भी निराशा नहीं हुई। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चाहे वह कितनी भी बार मौत से बच निकला हो, लूक्रस को बस दोबारा कोशिश करनी थी। बिना कोई समय बर्बाद किए लूक्रस उस हत्यारे के सामने पहुंच गया और उसे गले से ऊपर उठा लिया। हत्यारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, क्योंकि डर के मारे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। लूक्रस ने उसकी शर्ट फाड़ दी और उसके शरीर पर मौजूद सारे गहने या ताबीज हटा दिए ताकि उसके बचने की संभावना और भी कम हो जाए। अब ये काम बहुत आसान हो गया था, क्योंकि हत्यारा पूरी तरह से बेजान होकर लटक रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि हत्यारे के शरीर पर अब और कुछ नहीं बचा है, तो लूक्रस ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। वह पूरी तरह से दृढ़ था कि इसी एक वार से वह हत्यारे की जान ले लेगा। तभी आसमान से बिजली कड़की और सीधे लूक्रस के सिर पर जा गिरी। इससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया और वह अपना मुक्का पूरा नहीं कर पाया। हैरानी की बात यह थी कि उस बिजली का हत्यारे पर कोई असर नहीं हुआ। जब लूक्रस को होश आया तो उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन जिस अजीब जगह पर वे मौजूद थे वहां अचानक भूकंप आ गया, जिससे लूक्रस का संतुलन बिगड़ गया।
उसने फिर कोशिश की, लेकिन उसके पैर की नस चट गई। उसने फिर कोशिश की तो अचानक एक जोरदार तूफान आ गया जिसने लूक्रस को जमीन पर धकेल दिया। उसने फिर कोशिश की तो चारों ओर अंधेरा छा गया जिससे उसका निशाना चूक गया। उसने फिर कोशिश की और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके चेहरे पर एक ही भाव बना रहा। वो कोई और नहीं बल्कि लूक्रस विलियम्स था। और एक बार उससे पंगा लेने के बाद भगवान का कोई भी चमत्कार या ऐसे कई चमत्कार भी उस हत्यारे को लूक्रस के हाथों से नहीं बचा सकते थे। लूक्रस विलियम्स की मां सेरीन विलियम्स उस व्यक्ति को देखकर कांप उठी जो अभी अभी उस ग्रह पर पहुंचा था। वो उनकी सबसे बड़ी बेटी बेले थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन और ठंडा था। उसकी आंखों में झलकने वाला दृढ़ संकल्प ही उसे एक बेजान गुड़िया से अलग साबित कर रहा था। पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और वे दोनों इस पल में उमड़ रहे भावनाओं के तूफान में डूबे हुए थे। आखिरकार खुद को और रोक न पाने पर सेरीन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बेले ने उनसे पहले ही अपनी बात कह दी। मैंने वेंचुरा गोल्ड से अपनी पढ़ाई आधिकारिक तौर पर पूरी कर ली है, लेकिन मेरा वेंचुरा में आगे पढ़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। कई बार बोलने की कोशिश करने और नाकाम रहने के बाद सेरीन के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, ये सब कैसे हुआ? ये कैसे न होता? मेरे माता पिता का प्यार और स्नेह मेरे साथ था जो मुझे हर कदम पर सहारा दे रहा था। मुझे बस अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ना था। मेरे पास जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनका पूरा इस्तेमाल करना था, और जो संसाधन उपलब्ध नहीं थे उन्हें छीनकर हासिल करना था और इस तरह खुद को जबरदस्ती अमर लोक में पहुंचाना था। जब वह ये सब कह रही थी और उन गंभीर खतरों की ओर इशारा कर रही थी जिनका सामना वह अपने परिवार को बिना बताए कर रही थी, तब भी उसके चेहरे के हाव भाव हमेशा की तरह ही भावहीन बने रहे। और तुम वेंचुरा छोड़कर वापस उनके पास जा रही हो, यह मेरा फर्ज है और यही मेरी सही जगह है। मुझे उस सम्मान की जरूरत नहीं है जो मुझे जन्मसिद्ध अधिकार के तौर पर मिला हो। मैं उसे अपनी मेहनत से हासिल करूंगी। तुम्हें पूरी बात नहीं पता। अगर वे कभी तुम्हारे भाई से मिले तो वे उसे मार डालेंगे। वे वैसे फरिश्ते नहीं हैं जैसा वे खुद को बताते हैं। तो फिर तो और भी अच्छा है कि मैं ही विलियम परिवार की मुखिया बन जाऊं, है ना? तब मैं अपने छोटे भाई की रक्षा अपने हाथों से कर पाऊंगी। तुम समझ नहीं रही हो, बस बहुत हुआ, बेले ने दृढ़ता से कहा। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं अमर हो गई हूँ और तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। क्या तुम मेरे लिए ही बनी कल्टीवेशन तकनीक बनाना जारी रखोगी या मैं परिवार के पास जाकर खुद ही कोई पूरी तकनीक ले लूं? कुछ पल की दर्दनाक चुप्पी छाई रही जिसके बाद सेरीन की आंखों में भी दृढ़ता आ गई। बेले हमेशा से ऐसी ही थी जब से वो बच्ची थी। अगर वो उसे इस रास्ते पर जाने से रोक नहीं सकती थी तो वो बस उसकी मदद ही कर सकती थी। मैं तुम्हारे लिए तकनीक बनाना जारी रखूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में फिर से वही अधिकार आ गया था जो आमतौर पर माता पिता की आवाज में होता है। लेकिन चूंकि तुमने अपना रास्ता खुद चुनने का पक्का इरादा कर लिया है तो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए दोष मत देना। अगर तुम अपना नाम बदलकर इवेंजेलिन रख लेती हो तो तुम्हारे पिता की तलवार समय से पहले ही निकल पड़ेगी। तुम जानती हो कि इन मामलों में उनका स्वभाव कैसा है। अब आओ, मुझे अपनी इस सफलता के बारे में विस्तार से समझाओ। हमें ये तय करना होगा कि तुम्हारी भविष्य की कल्टीवेशन किन सिद्धांतों पर आधारित होगी। मेरी कोई भी संतान कभी भी किसी घटिया तकनीक का अभ्यास नहीं करेगी। उसे तो एकदम बेहतरीन होना चाहिए। अपनी हमेशा की भावहीनता के बावजूद बेले अपनी मां की इन टिप्पणियों पर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। केवल वही सेरीन विलियम्स ही वेंटुरा अकादमी और विलियम्स परिवार द्वारा दी जाने वाली कल्टीवेशन तकनीक को घटिया कह सकती थी। आखिर जहां तक इंसानों की बात थी, कोई भी उससे बेहतर कल्टीवेशन तकनीक नहीं बना सकता था। यहां तक कि उसके अपने पिता ने भी अपनी पूरी कल्टीवेशन त्याग दी थी ताकि वे उसके मार्गदर्शन में फिर से शुरुआत कर सकें। हालांकि अब उनकी कल्टीवेशन का स्तर पहले के मुकाबले काफी नीचे था, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनकी तलवार की आजमाइश करे। किसी की भी नहीं। पूरी तरह से घायल और लहूलुहान हो चुका लूक्रस उस हत्यारे पर एक बार फिर मुक्का जड़ देता है। ये कितनी हास्यास्पद बात थी कि वह हत्यारा खुद तो लूक्रस को कोई चोट नहीं पहुंचा पाया था, लेकिन कुछ अजीब इत्तेफाकों के चलते लूक्रस अपने ही खून में लथपथ हो गया था। लेकिन फिर भी बात बस थोड़ा बहुत खून बहने तक ही सीमित थी। चाहे भूकंप आया हो, बवंडर, बिजली गिरी हो, उल्कापिंड गिरे हो, इमारतें ढही हो, अचानक ऐंठन उठी हो, आध्यात्मिक ऊर्जा पर से नियंत्रण खो गया हो, या फिर हल्का फुल्का दिल का दौरा ही क्यों न पड़ा हो, लूक्रस टस से मज नहीं हुआ। उसे सचमुच इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसका अपना शरीर भी इन इत्तेफाकों की चपेट में आ सकता है। वो सच में समझना चाहता था कि इसकी वजह क्या थी, लेकिन वह उस कातिल को मारना उससे भी ज्यादा चाहता था। इसके अलावा उसके शरीर पर जो हमले हुए थे वे आम लोगों के लिए जानलेवा हो सकते थे, लेकिन उसके लिए वे बस छोटी मोटी परेशानियां थीं। अगर उसका दिल पूरी तरह से धड़कना बंद भी कर दे तो भी वो घंटों तक जिंदा रह सकता था, इसलिए एक छोटा मोटा हार्ट अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसकी नाड़ियों की मजबूती की वजह से आध्यात्मिक ऊर्जा पर से नियंत्रण खोना भी उसके लिए कम खतरनाक था। बेशक अगर ये इत्तेफाक बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते तो वह रुक जाता, लेकिन अभी के लिए वे एक स्वीकार्य दायरे में थे।
लेकिन अगले ही पल हालांकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, कोई भी चीज उसकी मुट्ठी को उस कातिल के चेहरे से टकराने से नहीं रोक पाए। उसका अंत बहुत ही अचानक और भयानक था। लूक्रस अचानक ओवरड्राइव की स्थिति से बाहर आ गया और उसे अपना हाथ पहुंचने की जोरदार इच्छा हुई। ज्यादा विस्तार से न बताते हुए, उस कातिल के चेहरे का ज्यादातर हिस्सा बचा ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि लूक्रस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चेहरे का ज्यादातर हिस्सा उड़ गया था, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी लूक्रस के हाथ पर चिपका हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह कब और कैसे वापस लौटेगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि उन दोनों में से किसी एक के मरने के बाद ही उसे वापस भेजा जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसे अपने सिस्टम से आने वाली एक जानी पहचानी नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। सिस्टम नोटिफिकेशन, नया सिस्टम मिला। सेकेंडरी सिस्टम का विश्लेषण किया जा रहा है। मर्डर सिस्टम ग्रेड डी जोड़ मिला। होस्ट चुन सकता है कि वह इस सेकेंडरी सिस्टम को अपने साथ मिला ले और एक साथ 2 सिस्टम चलाए, या फिर इसे पूरी तरह से सोखकर अपने मौजूदा सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना ले। कृपया ध्यान दें, ये फैसला पक्का और अंतिम होगा, और भविष्य में मिलने वाले सभी नए सिस्टम के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।